राधे राधे। स्वागत है आप सभी का सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन। बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर की क्लास होने वाली है, जिसमें आप कंप्लीट न्यूट्रिशन एक ही क्लास में करने वाले हो। ठीक है। न्यूट्रिशन जितने भी चैप्टर है, जितने भी यूनिट है न्यूट्रिशन की, वो सभी एक ही क्लास में आपके कंप्लीट हो जाएगी। बेसिक से स्टार्ट करेंगे कंप्लीट सिलेबस तक। ठीक है, बेसिक से कंप्लीट सिलेबस तक ऐसे करेंगे कि जैसे अगर आपने अभी तक पढ़ा भी नहीं हो। ठीक है, वैसे तो एक तरीके से रिवीजन क्लास है, लेकिन क्योंकि हमने क्या न्यूट्रिशन की एक भी क्लास डाली नहीं है। ठीक है, इस चैनल पर न्यूट्रिशन की डाली तो है, लेकिन कम डाली है क्लास। तो हमने क्या किया कि जितना भी जो चैप्टर था, जितने भी जो चैप्टर थे, उसको बेसिक से स्टार्ट किया है हमने। कंप्लीट सिलेबस तक देखेंगे एक ही क्लास में, वन शॉट की क्लास होने वाली है। अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, उसके लिए भी ये क्लास जरूरी है, और अगर पढ़ रखा हो तो उसके लिए रिवीजन क्लास हो गई। ठीक है, पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। देखो होता क्या है न्यूट्रिशन में, टॉपिक आता है न्यूट्रिशन का। तो न्यूट्रिशन होती क्या है, और आप न्यूट्रिशन बीएससी नर्सिंग में न्यूट्रिशन पढ़ क्यों रहे हो। ठीक है, बात आती है बीएससी नर्सिंग में आप न्यूट्रिशन की क्लास क्यों लगती है, ये बताइए सर पहले तो वो इसलिए चलती है क्योंकि आप सबको पता है कि कोई भी बीमार पेशेंट होता है, पेशेंट हुए तो उसके ट्रीटमेंट के लिए अलग अलग डाइट की जरूरत पड़ती है। भाई प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, कौन कौन सी डिजीज होती है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ताकि आप पेशेंट से डील कर सको, पेशेंट को लीड कर सको, ट्रीट कर सको पेशेंट को। तो ऐसे इसलिए हम क्या है, न्यूट्रिशन की हमारे सब्जेक्ट में आता है बीएससी नर्सिंग में। तो देखो न्यूट्रिशन स्टार्ट करते हैं आज हम। होती क्या है, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं डेफिनेशन। तो व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज द साइंस that interpret the interaction of nutrients and other substances in food in relation to maintenance, growth, reproduction, health and disease of an organism. तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एक साइंस है दैट इंटरप्रेट, जिसमें व्याख्या की गई है, जिसमें हमें बताया जाता है कि इसके बारे में, न्यूट्रिएंट्स के इंटरेक्शन के बारे में, एंड अदर सब्सटेंस फूड, जो भी फूड है, भोजन है, जिसमें भोजन है, फूड है, जिसमें जो जो भी सब्सटेंस और न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, उनके बारे में हमें बताया जाता है न्यूट्रिशन में, जो कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, हेल्थ और किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो डिजीज है उसको मेंटेनेंस करते हैं। तो ये होता है क्या, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एक साइंस है, एक इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें जिसमें भोजन में या फूड में पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स एंड सब्सटेंस के बारे में बताया जाता है, जो कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, हेल्थ और डिजीज से रिलेशन रखते हैं। कंप्लीट, आगे बात समझ में। नेक्स्ट है आपके पास एलिमेंट्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के कौन कौन से एलिमेंट्स या तत्व होते हैं? तो कौन कौन से एलिमेंट्स या तत्व होते हैं न्यूट्रिशन के? न्यूट्रिशन के 7 एलिमेंट्स। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, फाइबर, मिनरल्स, विटामिन एंड वाटर। तो एक टोटल 7 आपके तत्व है, कंपोनेंट बोल सकते हैं इनको, जो कि आपके न्यूट्रिशन में पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, फाइबर, मिनरल्स, विटामिन एंड वाटर। क्लासिफाइड कर दिया। फर्स्ट इज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड सेकंड इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। व्हाट इज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मींस जो हमें, मैक्रो मतलब अधिक, जो हमें अधिक मात्रा में, लार्ज अमाउंट में चाहिए, नीडेड इन रिलेटिवली लार्ज अमाउंट। और माइक्रो मतलब स्मॉलर अमाउंट, स्मॉलर क्वांटिटी। जो हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए वो तो मैक्रो कहलाते हैं, जो हमें कम अमाउंट में चाहिए वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। अब जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसमें आ गया आपके पास कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वाटर। ये सभी हमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में कंसिडर करते हैं, जो कि हमें नीडेड इन लार्ज अमाउंट, अधिक मात्रा में हमें चाहिए। जबकि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जो कौन कौन से हो गए, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गए। अब इसको विटामिन भी बोल दो, कुछ कुछ इसको वाइटामिन भी बोलते हैं, तो जैसे आपकी सुविधा हो वैसे बोल सकते हैं अपन इसको। ये होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। फैक्टर अफेक्टिंग फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। कौन कौन से फैक्टर है वो न्यूट्रिएंट्स को अफेक्ट करते हैं? न्यूट्रिएंट्स मतलब जो हम खा रहे हैं उनको कौन कौन से फैक्टर को अफेक्ट कर रहे हैं? तो इसमें सबसे पहले तो आता है आपके पास एक लाइन है कि ईटिंग हैबिट यूजुअली बिगिन टू डेवलप फ्रॉम चाइल्डहुड। जो हमारे खाने की हैबिट्स है, हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, वो हमारी बचपन से ही डेवलप हो जाती है। भाई हम ये चीज़ ये इतनी खाते हैं। द फैक्टर दैट अफेक्ट इफेक्टिव फूड एंड न्यूट्रिएंट्स आर। अब कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट वन इज कल्चरल बैकग्राउंड। हमारा क्या कल्चर है, कल्चर के हिसाब से हम अलग अलग चीज़ें जैसे खाते हैं। जैसे कि मान लीजिए, अभी बताता हूँ मैं आगे। सोशल इन्फ्लुएंस हो गया, सोसाइटी से इन्फ्लुएंस प्रभावित होकर खाते हैं। जैसे भाई सोसाइटी ये खा रही है, अब जैसे जंक फूड चल रहा है, जंक फूड में अभी मोमोज वगैरह चल रहे हैं, मोमोज हुआ, ठीक है, एक सोशल इन्फ्लुएंस हो गया, और दूसरों को देख के खाते हैं, मतलब ठीक है, जरूर भाई वो कोई खा रहा है, चलो अपन भी टेस्ट करते हैं। तो ये एक सोशल इन्फ्लुएंस हो गया। अवेलेबिलिटी मतलब उपलब्धता,
कौन सी चीज ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। जैसे अब इसमें हम एक ये देख सकते हैं, नॉर्थ एंड साउथ की बात करते हैं। अब साउथ है, साउथ इंडियन है, साउथ इंडियन में आपके राइस, चावल है, वो बहुत अधिक मात्रा में खाए जाते हैं साउथ में। जबकि आपके नॉर्थ है, नॉर्थ में जो राइस है उसको कम खाते हैं, मतलब कंपेरिजन साउथ, साउथ की तुलना में उसको कम खाया जाता है। क्यों? क्योंकि वही अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी साउथ में ये, साउथ में जो राइस है उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे ये प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन में भी अपन वही एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्योंकि उनकी कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है। रिलीजन्स हो गया, रिलीजन से मतलब, रिलीजन से आप ये समझो, जैसे कोई कोई रिलीजन है, जैसे आपके हिंदू, हिंदू है, हिंदू में आपने ये देखा होगा कि कोई है वो प्याज और लहसुन नहीं खाते, प्याज और लहसुन, ऑनियन और गार्लिक नहीं खाते हैं। और जैसे कि जो कुछ है वो नॉन वेज नहीं खाते। तो ये रिलीजन्स में आते हैं। रिलीजन में एक फास्ट, फास्ट की आपने सुना होगा, फास्ट करते हैं, व्रत, उपवास करते हैं। उससे भी क्या है, आपके जो फूड है उस पर, न्यूट्रिएंट्स है उस पर अफेक्ट पड़ता है। प्रोडक्शन का मैंने बता दिया आपको। जियोग्राफिकल एरिया, जियोग्राफिकल एरिया में वही अपन राइस वाला एग्जांपल ले सकते हैं। प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट बताता हूँ। ट्रांसपोर्ट का ऐसा है कि जैसे राइस है, अब राइस का अगर ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ नॉर्थ में या और दूसरे साउथ से, अगर जहाँ पे इसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा है राइस की, वहाँ से अगर कम अवेलेबिलिटी में इसका ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ, तो वहाँ अगली यूनिट आपके पास आती है कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या आती है, तो देखिए कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। अभी हमने देखा कि भाई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, उसके बारे में हमने बात कर ली। कौन से न्यूट्रिएंट्स है, ये होते हैं सर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, आपने बताया भी। तो जब हमने बात कर ली है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है ये, इसकी ज़रूरत होती है हमारी बॉडी में, तो ये काम क्या करता है, क्या चीज़ है ये, कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट इज अ मेन फूड ग्रुप, कार्बोहाइड्रेट का एक मेन फूड ग्रुप है। ठीक है, इट कंटेन, किसका बना होता है कार्बोहाइड्रेट। जब आप इसकी स्ट्रक्चर देखोगे, फॉर्मूला लिखोगे, तो जैसे हमने केमिस्ट्री में पढ़ रखा था, केमिस्ट्री में हमने ग्लूकोज वगैरह का फॉर्मूला देखा था, क्या था, C6H12O6, कुछ ऐसे था। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की बात चल रही है। तो कैसे लिखते हैं अपन इसको, CnH2n, H2NO2, कुछ ऐसे लिखते हैं अपन इसको। तो ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट किस किस से मिलकर बना होता है, ये मिलकर बना होता है सर कार्बन से, किससे, कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। प्लांट्स होते हैं, जो हमारे पास हमारे प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, प्लांट्स आर प्राइमरी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में प्लांट्स क्या है, एक प्राइमरी सोर्स है, क्योंकि प्लांट से ही हम क्या है कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। कैसे लेते हैं देखते हैं आगे। कार्बोहाइड्रेट की अलग अलग ब्रांचेज होती है, अलग अलग इसके पार्ट देख सकते हैं अपन। फर्स्ट आता है मोनोसेकेराइड, सेकंड आता है डाइसेकेराइड और आता है पॉलीसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड क्या होता है, जब शुगर की सिंगल यूनिट हो, शुगर की सिंगल यूनिट हो, मतलब जो हमने अभी फॉर्मूला देखा था, वो केवल अकेला हो, जैसे C6H12O6, जैसे मान लीजिए यही चीज़ है, ये केवल सिंगल रखा हुआ है। तो वैसे ग्लूकोज का होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो हम ग्लूकोज लिख देते हैं इसको, टाउ क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया। तो अगर केवल ग्लूकोज है तो वो तो क्या हो गया, सिंगल यूनिट है। क्या देखा, सिंगल यूनिट ऑफ शुगर, तो वो तो कहलाएगा मोनोसेकेराइड। लेकिन 2 यूनिट ऑफ शुगर, अगर ग्लूकोज की या शुगर की 2 यूनिट हो, तो वो डाइसेकेराइड कहलाता है। या फिर 2 यूनिट मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड की 2 यूनिट हो, तो वो भी क्या कहलाएगी, डाइसेकेराइड। डाई मतलब दो, जैसे एक ग्लूकोज और एक और ग्लूकोज हो, दोनों ग्लूकोज जुड़ गया, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सर डाइसेकेराइड। ठीक है, लेकिन जब क्या हो, पॉलीसेकेराइड क्या होती है, लॉन्ग चेन ऑफ शुगर, शुगर की क्या लॉन्ग चेन हो, मतलब कि जैसे 3 ग्लूकोज हो गया, तो वो भी किसमें, पॉलीसेकेराइड में आएगा। ओलिगोसेकेराइड वगैरह आते हैं, तो हम पॉलीसेकेराइड बात करेंगे। ठीक है, पॉलीसेकेराइड आ गया, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 होगी, तो ऐसे जो यूनिट होती है, चेन होती है लंबी, वो आती है पॉलीसेकेराइड में। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन देखते हैं आगे की तरफ कि फॉर्म एंड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कौन कौन सी फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट की, और कौन कौन से सोर्सेस होते हैं कार्बोहाइड्रेट के। तो अभी हमने देखा मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, उसी के बारे में हम बात करते हैं। मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल होता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। एग्जाम्पल जरूर याद करें, एग्जाम में आते हैं। ठीक है, एग्जाम में आएगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लूकोज, सॉरी क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो क्या लिखोगे आप, तो आप यही लिखना है आपको, पूरी चीजें, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड वगैरह। ठीक है, तो ग्लूकोज की बात आ गई। ग्लूकोज क्या होता है, कहाँ से लिया जाता है, ये तो हो गया कार्बोहाइड्रेट, और ये हो गया सोर्सेज। ये सोर्सेज मतलब कि हम कहाँ से उसको ऑप्टेन करते हैं, कहाँ से हम प्राप्त करते हैं ग्लूकोज को। ग्लूकोज को कहाँ से करते हैं, फ्रूट से करते हैं, हनी से करते हैं, कौन सिरप से करते हैं। फ्रक्टोज की बात करते हैं, फ्रक्टोज को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, फ्रक्टोज मिलता है हमें फ्रूट से एंड हनी से। फ्रक्टोज क्या है, फ्रक्टोज एक फ्रूट शुगर होती है, फल शर्करा होती है। ठीक है, हिंदी में पढ़ रहे हैं आपने, फल शर्करा।
गैलेक्टोज क्या होती है? गैलेक्टोज होती है सर मिल्क, मिल्क से अपन इसको प्राप्त करते हैं, इसलिए गैलेक्टोज को क्या बोलते हैं अपन? मिल्क शुगर बोलते हैं या फिर मिल्क शर्करा, दूध शर्करा, ठीक है। मिल्क हो गया, मिल्क से गैलेक्टोज प्राप्त करते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत? आगे चले तो ये क्या हो गया? ये हो गया मोनोसेकेराइड। फिर बात आती है डाइसेकेराइड के बारे में। डाइसेकेराइड, अब डाइसेकेराइड क्या होता है? अभी हमने देखा कि 2 यूनिट मिलकर डाइसेकेराइड बनाती है, शुगर की 2 यूनिट मिल जाती है तो उसका एग्जाम्पल हो गया सुक्रोज, लेक्टोज एंड माल्टोज। एग्जाम्पल जरूर याद रखें कौन सी अलग अलग सेकेराइड्स के। सुक्रोज है, सुक्रोज कहाँ से मिलता है? केन शुगर से मिलता है, बीट शुगर से मिलता है, गन्ने वगैरह से, ठीक है। लेक्टोज की बात करते हैं, लेक्टोज कहाँ से मिलता है? लेक्टोज मिलता है मिल्क से, मिल्क प्रोडक्ट से। माल्टोज, माल्टोज मिलता है माल्ट प्रोडक्ट्स एंड ब्रेकफास्ट सीरियल से मिलता है, ठीक है भाई। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी तो ऐसे चल रही है, इजी लैंग्वेज में बता रखा है, इजी नोट से, और बिल्कुल एक सीक्वेंस में पढ़ा रखा है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। फिर आता है पॉलीसेकेराइड के बारे में। पॉलीसेकेराइड क्या होता है? देख लिया हमने कि बहुत सारी चेन मिलकर, लॉन्ग चेन, ठीक है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो पहला हो गया सेलुलोज, नाम सुन रखा है सेलुलोज का। फल, वेजिटेबल्स वगैरह है उनकी पत्तियों में पाई जाती है सेलुलोज। सेलुलोज सेल डब्ल्यू, सेल डब्ल्यू या सेल डब्ल्यू क्या, सॉरी, सी डब्ल्यू, या फिर सेल वाल हो गई या सेल मेम्ब्रेन हो गई। इसमें हमने हमने देखा था कि सेलुलोज से मिलकर बनी होती है कौन? कोशिका भित्ति। देखा था हमने भाई, पिछले सेमेस्टर में देखा था, फर्स्ट सेमेस्टर में। सेलुलोज हो गया। पेक्टिन, पेक्टिन कहाँ से मिलता है? फ्रूट से। आउटर कवरिंग, जो फ्रूट है, फ्रूट के बाहर जो होता है, ठीक है, फ्रूट से, फ्रूट्स के बाहर जो पाया जाता है, आउटर कवर पाया जाता है, जिससे अपन बोल सकते हैं पील्स। क्या बोलते हैं? पील या फिर छिलका, ठीक है, सब जान के छिलके में तो उससे क्या होता है? वो पेक्टिन प्राप्त होता है वहां से। स्टार्च, आप सबको पता है स्टार्च हमारा एक सोर्स है भोजन का, मतलब स्टार्च, हम स्टार्च को लेते हैं। आलू वगैरह उसमें स्टार्च की अमाउंट ज़्यादा रहती है। ग्रेन हो गया, लेग्यूम हो गया, ट्यूबर, ट्यूबर हो गया। अब ट्यूबर का है, ट्यूबर क्या है? ट्यूबर ही क्या है? आलू। आपने देखा था आलू के बारे में, बायोलॉजी में पढ़ा था ना आपने, ट्यूबर्स क्लासिफिकेशन देखे थे हमने। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन होता है मीट से और सी फूड से, जो भी समुद्री फूड होते हैं उससे प्राप्त होता है। हिपेरिन हो गया, काइटिन हो गया, ये दो अदर हो गए। है तो पॉलीसेकेराइड, ठीक है, एग्जाम्पल याद रखिए। काइटिन, काइटिन भी एक सेल वॉल बनाने में एक अहम भूमिका निभाती है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये बात कर ली हमने पॉलीसेकेराइड के बारे में। फिर आता है फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के क्या क्या फंक्शंस है? तो फंक्शन अगर हम देखें कार्बोहाइड्रेट क्या क्या काम करता है, तो पहली बात तो क्या है? कार्बोहाइड्रेट एक एनर्जी सोर्स होता है। मेन एनर्जी सोर्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट है प्रोवाइड क्विक एनर्जी, ग्लूकोज के फॉर्म में जल्दी से क्विक एनर्जी प्राप्त करते हैं। जैसे सपोज कोई पेशेंट अगर बीमार भी होता है तो सबसे पहले उसके हम क्या लगाते हैं? ग्लूकोज चलाते हैं। बोलते हैं ना भाई कि यार ग्लूकोज चढ़ा दो इसको। तो आप पीते हो गर्मी वगैरह में, जब पानी की कमी हो जाती है तो आप क्या है? ग्लूकोज ही तो पीते हो, ग्लूकोन डी वगैरह। तो वो भी क्या है? एक एनर्जी सोर्स है। क्यों पीते हो? आपने कभी ये नहीं सोचा कि यार हम प्रोटीन शेक क्यों नहीं पीते? बीमार हो गए तो आपने ये क्यों नहीं सोचा कि यार आज तो प्रोटीन शेक पीते हैं, देखिए क्या होता है। क्यों? क्योंकि वो क्विक एनर्जी सोर्स नहीं है, इसलिए हम ग्लूकोज को काम में लेते हैं। दूसरा हो गया प्रोटीन स्पेयरिंग, सेव प्रोटीन फॉर बॉडी बॉडी बिल्डिंग। देखो होता क्या है, सबसे पहले हमारी बॉडी है, ये अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में इसका ब्रेकडाउन होता है पार्ट्स का। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया और प्रोटीन हो गया। तो कार्बोहाइड्रेट को पहले लिया जाता है, प्रोटीन को बाद में लिया जाता है। जैसे कोई अगर फास्ट कर रहा है, व्रत कर रहा है, ठीक है, कोई फास्ट कर रहा है, खाना नहीं खा रहा, या फिर ये बोल सकते हैं वो हड़ताल करते हैं, जैसे भूख हड़ताल कर रहा है कोई, तो जैसे जैसे वो खाना नहीं खाएगा तो उसकी कार्बोहाइड्रेट है पहले वो यूज होगी, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट यूज हो गई, फैट यूज हो गया, और सबसे लास्ट में जो पार्ट होता है वो होता है प्रोटीन का। सबसे लास्ट में प्रोटीन यूज होती है। तो अगर कार्बोहाइड्रेट है, ये प्रोटीन को सेव कर रहा है हमारी बॉडी बिल्डिंग के लिए। आगे बात समझ में? क्यों? क्योंकि ये पहले यूज हो रहा है, प्रोटीन बाद में यूज होती है, तो ये उसको सेव रखता है प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग के लिए। तो उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? प्रोटीन स्पेयरिंग इफेक्ट बोलते हैं। स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन, लीवर और हमारी जो मसल्स है उसमें ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है ताकि बाद में इसका यूज हो सके, लेटर यूज हो सके, ठीक है सर। प्रोवाइड फाइबर, जो कार्बोहाइड्रेट है वो फाइबर प्रोवाइड करता है, जैसे डाइजेशन है वो अपना, डाइजेशन है हमारा वो सही से बना रहे और कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट कर सके। फाइबर्स ज़्यादा लेंगे तो कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट रहेगा। अगला है 5वां पॉइंट, मेंटेन ब्लड शुगर। ब्लड शुगर को मेंटेन रखने में काम लिया जाता है। रेगुलेट ग्लूकोज लेवल इनटू द ब्लड, भाई अगर इसकी कमी हो गई, ग्लूकोज की कमी हो जाती है हमारी ब्लड में, हमारे ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो जाती है। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, मतलब कि एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई ब्लड में, तो क्या हुआ? क्या हुआ? हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, ग्लूकोज की कमी। और अगर क्या होगा? बढ़ गया ग्लूकोज का अमाउंट, बढ़ गया ब्लड के अंदर, तो वो क्या होगा? हाइपरग्लाइसेमिया, मतलब कि एक तरीके से शुगर हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है, ठीक है। तो ये ब्लड शुगर को मेंटेन करता है। नेक्स्ट आता है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट।
इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, ध्यान से पढ़े, क्योंकि ये हर बार एग्जाम में पूछता है किसी ना किसी का, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, क्लासिफिकेशन वगैरह। और ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का ज़्यादा पूछते हैं, कार्बोहाइड्रेट का हो गया, फेट का हो गया, ठीक है। बात करते हैं डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का कैसे डाइजेशन होता है? तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट है वो माउथ से शुरू होता है उसका डाइजेशन। जो हमारा मुंह है वहाँ से माउथ से डाइजेशन स्टार्ट होता है। हमारे माउथ में एक एंजाइम पाया जाता है, सेलाइवरी एमाइलेज। पढ़ रखा है आपने एनाटॉमी से, अभी फ्री हुए हो आना फिजियो से, तो आपको पता है। सेलाइवरी एमाइलेज नाम का एक एंजाइम होता है हमारे माउथ में, जिसे टाइलिन बोलते हैं अपन। तो ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। डाइजेशन का मतलब क्या है भाई? आपने पढ़ रखा है डाइजेशन करता है, तो डाइजेशन होता क्या है पहले ये देखो। डाइजेशन का मतलब क्या है? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, यही तो क्या डाइजेशन है। अब डाइजेशन जैसे कि, हाँ, हमारे पास क्या थी, शुगर है, पॉलीसेकेराइड है, क्योंकि हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्च तो लेंगे। ये तो है नहीं कि हम ग्लूकोज लेंगे डायरेक्ट, ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं लेते, हम लेते हैं स्टार्च के फॉर्म में। कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के फॉर्म में लेते हैं, उसके बाद उसका टूटता जाता है फिर वैसे ना। तो सपोज हमने ली स्टार्च, ले ली, क्या ले लिया, स्टार्च ले लिया। स्टार्च का डाइजेशन होगा, मतलब कि स्टार्च क्या है, पॉलीसेकेराइड है। स्टार्च क्या है, पॉलीसेकेराइड है। तो पॉलीसेकेराइड को हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे, तभी तो डाइजेशन होगा। स्टार्च को हमने, पॉलीसेकेराइड को हमने तोड़ा, सबसे पहले किसमें, डाइसेकेराइड में तोड़ दिया। अब डाइसेकेराइड क्या होती है सर? हमने देखा था माल्टोज, आपने बताया था एग्जाम्पल, देख लेते हैं एक बार, कंफर्म कर लेते हैं आपका सही है क्या। बिल्कुल, माल्टोज हो गया, लेक्टोज हो गया। तो जैसे स्टार्च है, स्टार्च किसमें टूटा, डाइसेकेराइड में। डाइसेकेराइड कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, पर लेक्टोज का ले लेते हैं, लेक्टोज का है, माल्टोज का। लेक्टोज में टूट गया। अब लेक्टोज है डाइसेकेराइड, ये किस में टूटेगा, ग्लूकोज में, ठीक है। ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या हो गया, मोनोसेकेराइड हो गया। तो पॉलीसेकेराइड का ब्रेकडाउन होता है डाइसेकेराइड में, डाइसेकेराइड का होता है मोनोसेकेराइड में। तो ये सभी प्रोसेस क्या है, यही तो क्या है, डाइजेशन। यही तो क्या है, डाइजेशन है। तो वही हम पढ़ने वाले हैं। तो माउथ में की बात करते हैं अपन। डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ में, बिगिंस स्टार्च ब्रेकडाउन इनटू द माल्टोज। स्टार्च का ब्रेकडाउन हो जाता है किसमें, माल्टोज में। अभी समझाया मैंने आपको। अब माल्टोज में हो गया, किस क्या हो गया, ये डाइसेकेराइड में कन्वर्ट, टूट गई। स्टोमक, स्टोमक की बात करें, स्टोमक में पाया जाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोराइड एसिड। तो जो HCl पाया जाता है, HCl के कारण हमारे जो स्टोमक है उसकी एसिडिक पीएच, पीएच क्या होती है, एसिडिक होती है, मतलब कि 7 से नीचे की होती है, तो वो एसिडिक होता है पीएच। हमारे स्टोमक में जो HCl पाया जाता है उसके कारण हमारे स्टोमक का जो पीएच है वो 7 से कम होता है, जिसके कारण एसिडिक नेचर होता है। उस एसिडिक के कारण जो एमाइलेज एंजाइम था वो इनएक्टिवेट हो जाता है। क्या हो जाता है, HCl है, HCl के कारण एमाइलेज एंजाइम है वो इनएक्टिवेट हो जाता है, जिसके कारण कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं हो पाता। स्टोमक में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता। चलो सर, मुंह से गया, मुंह से चलता हुआ, माउथ से चलता हुआ स्टोमक में पहुंच गया हमारा खाना। अब खाना स्टोमक के बाद में किस में जाएगा, इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका डाइजेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में पेनक्रियाटिक एमाइलेज पाया जाता है। पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज पता है कहाँ पे पाया जाता है आपको, आपने एनाटॉमी पढ़ रखी भी। तो पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक एमाइलेज सिक्रेट करता है, और वो सिक्रेट करता है तो स्टार्च इनटू डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड में टूट जाती है। अब डाइसेकेराइड में टूट गई, डाइसेकेराइड में टूट चुकी है भाई, थोड़ा बहुत तो वहाँ टूट गया माउथ में, थोड़ा बहुत कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में टूट गया, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होगा, अब इसके बाद में इंटेस्टाइनल एंजाइम, इंटेस्टाइनल एंजाइम है, जैसे माल्टेज हो गया, लेक्टेज हो गया, सुक्रेज हो गया। कौन सा इंटेस्टाइनल एंजाइम है, वो क्या करेगा, वो डाइसेकेराइड को मोनोसेकेराइड में तोड़ देगा, ठीक है, ब्रेक कर देगा। कौन कौन से, माल्टेज, लेक्टेज, सुक्रेज। देखते हैं एग्जांपल, जैसे माल्टोज है, माल्टोज क्या है, ये सभी क्या है, ये सभी है डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड है। डाइसेकेराइड को, माल्टोज को तोड़ता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, दो ग्लूकोज की यूनिट मिलकर माल्टोज बनाती है, एक ग्लूकोज की और एक फ्रक्टोज की यूनिट मिलकर सुक्रोज बनाती है, और एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज की मिलकर लेक्टोज बनाती है। तो देखो, हमने एक कॉमन चीज देखी कि ग्लूकोज सभी में है, ग्लूकोज सभी में है, तो ग्लूकोज एक इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? अब यहाँ पे कौन सा एंजाइम काम आएगा, इसको ब्रेक डाउन करने में कौन सा एंजाइम काम आएगा, माल्टेज काम आएगा, जो क्या है, एक इंटेस्टाइनल एंजाइम है। इसको तोड़ने में क्या काम आएगा, यहाँ पे सुक्रेज आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, लेक्टेज आएगा, ठीक है, ओके। चलते हैं आगे की तरफ, एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन हो गया, टूट चुका है भाई, पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड और मोनोसेकेराइड में टूट चुका है, मोनोसेकेराइड में टूट चुका है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट चुका है, डाइजेशन हो चुका कार्बोहाइड्रेट का। अब क्या हो, अब डाइजेशन हो गया तो उसको ब्लड में पहुंचाना है सर, तो ब्लड में पहुंचाना है, वही प्रोसेस कहलाती है एब्जॉर्प्शन की। एंड प्रोडक्ट्स, अब कौन कौन से एंड प्रोडक्ट्स थे, देख लिया हमने, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। तो जो एंड प्रोडक्ट्स है आर एब्जॉर्ब इन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये एब्जॉर्ब हो जाता है कहाँ पर, जेजोनम पर, मेनली कहाँ पे, जेजोनम में ये एब्जॉर्ब हो जाता है इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम में
एब्जॉर्ब हो जाता है कहाँ पर, जेजुनम पर। ओके भाई, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर हो तो कमेंट जरूर करें, क्यों, आपके भविष्य का सवाल है, फ्यूचर का सवाल है। अब बात करते हैं, अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई तो उससे क्या क्या बीमारी हो सकती है, क्या क्या रोग हो सकते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो क्या होगा। वैसे तो ऐसा कोई स्पेशल डिजीज नहीं है, इसके डिजीज के स्पेशल नाम नहीं है। जैसे अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई तो पहला क्या होगा, लैक ऑफ एनर्जी या फेटिक, थकान होगी। भाई सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाया तो थकान तो होगी, और एनर्जी नहीं रहेगी, और क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा। तो बॉडी हैज लेस ग्लूकोज टू यूज फॉर एनर्जी। ओके, सेकेंड आता है कीटोसिस। अब कीटोसिस क्या होता है, कीटोसिस का मतलब होता है इनकम्प्लीट फैट ब्रेकडाउन प्रोड्यूस कीटोन बॉडीज कैन लीड टू नोजिया, वोमिटिंग एंड हेडेक वगैरह। तो ये भी होगी उसको, ठीक है, बेचैनी आएगी, उल्टी जैसा लगेगा उसको, वीकनेस आएगी। मसल वास्टिंग, अगला पॉइंट आता है मसल वास्टिंग। मसल है आपकी, बढ़िया जिम जाते हो, बढ़िया बॉडी बन रही है, ठीक है, ट्राइसेप बाइसेप मस्त हो रहे हैं आपके, तो बॉडी स्टार्ट यूजिंग प्रोटीन फॉर एनर्जी, लॉस ऑफ मसल मास। तो अगर हम क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट का यूज नहीं लेंगे, कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी, तो हमने देखा कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई, कार्बोहाइड्रेट पूरा यूज हो चुका, उसके बाद में प्रोटीन का यूज होता है, हमने देखा था, प्रोटीन का यूज होगा, तो प्रोटीन का यूज होगा, प्रोटीन का काम क्या है, बॉडी बिल्डिंग का। तो जब प्रोटीन का काम होगा, प्रोटीन टूटेगा, और प्रोटीन टूटेगा एनर्जी के लिए, तो जो मसल मास है वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, और लॉस हो जाएगा तो जो आपने बनाई थी बहुत मेहनत करके जिम जा जाकर बॉडी, तो वो आपकी पूरी लॉस हो जाएगी। फिर आता है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या है, ड्यू टू लो डाइटरी फाइबर। अब देखो, कुछ ऐसा है जो फंक्शन में हमने पढ़ा था उसका जस्ट उल्टा करना है यहाँ पे। हमने फंक्शन में जो जो पॉइंट पढ़े थे, जैसे मेन एनर्जी सोर्स हो गया, प्रोटीन स्पेयरिंग हो गया, ठीक है, इन सभी को वहाँ पे कॉन्स्टिपेशन हो गया, इन सभी का वहाँ पे क्या है, उल्टा कर देना है, ठीक है, जस्ट अपोजिट कर देना है आपको। कॉन्स्टिपेशन, हाइपोग्लाइसेमिया देख लिया, अगर ग्लूकोज की क्या हो गई, ग्लूकोज की या शुगर की ब्लड में कमी हो गई तो हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा, और जिससे डिजीनेस, घबराहट वगैरह होगी, स्वेटिंग, पसीने वगैरह आएंगे, कन्फ्यूजन होगा। ओके, आगे चलते हैं अपन। अब नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आता है फैट। क्या आता है, फैट। अब फैट क्या होता है सर, फैट मतलब वसा, लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, जो भी ऑयली 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 चीजें हैं, तेल हो गया, घी हो गया, वो सभी किसमें, फैट में आता है। मिल्क हो गया, आइसक्रीम हो गई, वो सभी किसमें आता है, फैट में आता है। तो फैट इज एन एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स दैट प्रोवाइड एनर्जी, सपोर्ट सेल, दैट प्रोवाइड एनर्जी, ये एनर्जी प्रोवाइड करती है, सपोर्ट सेल, सेल को सपोर्ट देती है, ग्रोथ एंड हेल्प्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन्स। फैट सोल्यूबल विटामिन्स क्या होते हैं, ADE के होता है, और वाटर सोल्यूबल कौन से होते हैं, वो होता है विटामिन बी और विटामिन सी, ठीक है। अब फैट मिलता कहाँ कहाँ से है, सोर्सेस क्या है फैट के, तो फैट के सोर्स को हमने दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया, एनिमल सोर्स और प्लांट सोर्स। एनिमल से कौन कौन से एनिमल से क्या क्या फैट मिलता है वो अलग हो गया, प्लांट से जो जो मिलते हैं वो प्लांट सोर्स में हमने डाल दिए। ऐसे लिख के आओगे आप एग्जाम में, नंबर अच्छे मिलेंगे, क्यों, बिल्कुल एक सेपरेट सही तरीके से, सही ढंग से। देखो फर्स्ट आता है एनिमल सोर्सेस। एनिमल सोर्सेस क्या क्या होता है, बटर हो गया, घी हो गया, क्रीम हो गई, मीट हो गया, एग योक हो गया, तो ये सभी एनिमल सोर्सेज है जिससे फैट मिलता है। ओके, प्लांट से क्या 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 खाए तो प्लांट फैट मिले, सोयाबीन हो गए, सनफ्लावर ऑयल हो गया, नट्स हो गए, नट्स में आपके वही क्या 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 पीनट्स आ गया, ठीक है, हिंदी में बताते हैं, मूंगफली आ गई, आपके काजू आ गया, ठीक है, वो सभी नट्स में आते हैं, सीड्स हो गया, और कोकोनट ऑयल हो गया, तो इन सभी से भी क्या आपको फैट मिलेगा, ठीक है, ये सब प्लांट सोर्स है। बात करते हैं फंक्शन ऑफ फैट की, फैट के क्या क्या फंक्शन होता है। तो सबसे पहले तो हमने देख लिया एनर्जी सोर्स का काम करता है ये। एब्जॉर्ब विटामिन, कौन से विटामिन को एब्जॉर्ब करता है, जो कि फैट सोल्यूबल, हमने बात कर ली, विटामिन A, D, E के, ठीक है। प्रोटेक्ट ऑर्गन, अब ऑर्गन को कैसे प्रोटेक्ट करेगा ये, भाई ऑर्गन को ये कैसे प्रोटेक्ट करेगा, कोई भी पार्ट है, जैसे मान लीजिए मोटा है कोई व्यक्ति, ठीक है, मोटा है तो उसके ऑर्गन सेफ रहेंगे, क्यों रहेंगे, क्योंकि वो एक तरीके से क्वेश्चन का काम करेगा, क्वेश्चन का काम करेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा ऑर्गन को, क्यों, क्योंकि जैसे ही अगर उसको चोट लगेगी तो वो फेट आ जाएगा उसके बीच में, तो वो एक कवरिंग का काम कर दिया ऑर्गन के पास, ठीक है, एक इंसुलेशन का काम करेगा, फेट बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा। एसेंशियल फैटी एसिड, जो एसेंशियल फैटी एसिड है, देखेंगे अभी हम आगे फैटी एसिड एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, तो जो एसेंशियल होते हैं वो ब्रेन और स्किन हेल्थ के लिए जरूरी होते हैं, नीडेड होते हैं। अब फैटी एसिड क्या होते हैं अभी देखेंगे हम, डाइजेशन पढ़ेंगे तब, पेशेंस रखे सब पढ़ेंगे हम, कुछ भी नहीं छोड़े। डाइजेशन ऑफ फैट, अब फैट का डाइजेशन देख लेते हैं। तो जैसे हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट तो स्टार्च के रूप में आता है, वैसे ही फैट किसके रूप में आता है, ट्राइग्लिसरॉल के रूप में। मोस्ट ऑफ द फैट इज इन द ह्यूमन, मोस्ट ऑफ द फैट इन द ह्यूमन
ह्यूमन डाइट इज इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसरॉल, किसके फॉर्म में, ट्राइग्लिसरॉल के फॉर्म में आता है, जिसे हम बोलते हैं टीएजी। अब जो ट्राइग्लिसरॉल है भाई, जैसे कार्बोहाइड्रेट किसके फॉर्म में आया था, स्टार्च के फॉर्म में आया था डाइट में, वैसे ही ये किसमें, किसके फॉर्म में आता है, टीएजी के फॉर्म में आता है। अब जो टीएजी है, ट्राइग्लिसरॉल है, वो हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा, हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा और लाइपेज एंजाइम पाया जाता है, वो रिलीज होगा। क्यों भाई, भाई इसको अपन क्या बोलते हैं, लिपिड बोलते हैं ना इसको, फैट को तो लिपिड बोलते हैं। लिपिड को ब्रेक डाउन करने का काम कौन करेगा, लाइपेज तो करेगा। भाई लास्ट में ए एस ई लगाना है हमको तो एंजाइम बनाने के लिए। एंजाइम की क्लास लो आप बायोकेमिस्ट्री में डाल रखिए, देखो एंजाइमोलॉजी, ठीक। तो क्या देखा हमने, लाइपेज टू रिलीज फ्री फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड। देखो जैसे क्या देखा था अभी हमने देखा था कि स्टार्च है, मोनोग्लिस सॉरी डाई सेकेराइड है, स्टार्च है। स्टार्च किस में टूटा था, सबसे पहले टूटा था सर माल्टोज में, ठीक है। माल्टोज किस में टूटा था, माल्टोज टूटा था सर ग्लूकोज में प्लस ग्लूकोज में। तो स्टार्च का या कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट क्या है, ग्लूकोज है सर। वैसे ही फैट का एंड प्रोडक्ट क्या है, फैट है, फैट को हमने लिया टीएजी, ट्राइग्लिसरॉल के फॉर्म में। ये किस में टूटेगा, ये ब्रेक डाउन होगा सर, एक तो होगा फैटी एसिड के फॉर्म में, फैटी एसिड और प्लस मोनो ग्लिसराइड, सॉरी ग्लिसराइड। तो एंड प्रोडक्ट क्या हो गया, टीएजी का एंड प्रोडक्ट क्या हो गया, फैटी एसिड एंड मोनो ग्लिसराइड्स। कल बात। अब डाइजेशन की प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले आता है इमल्सिफिकेशन। क्या आता है, इमल्सिफिकेशन। द की इज इशू इन द डाइजेशन ऑफ द फैट इज इट्स इन इनसोल्युबिलिटी। क्या है, इनसोल्युबिलिटी। सबसे मेन काम क्या होता है, इनसोल्युबिलिटी का होता है, ठीक है, सोल्यूबल नहीं, इनसोल्युबिलिटी। इमल्सिफिकेशन में होता क्या है, इमल्सिफिकेशन इज द ब्रेकिंग अप ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर इमल्शंस ड्रॉपलेट्स। मतलब ये है कि इमल्सिफिकेशन क्या होता है, ये बहुत बड़ा हमारे पास फैट है, इस फैट को क्या करना है, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में, इमल्शंस ड्रॉपलेट्स में, ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ना क्या कहलाता है, इमल्सिफिकेशन कहलाता है, ठीक है। इमल्सिफिकेशन द ब्रेकिंग अप फैट ग्लोब्यूल्स। ये तो क्या हो गया, फैट ग्लोब्यूल्स हो गया, और ये स्मॉलर इमल्सन ड्रॉपलेट्स हो गई। अब आपने देखा होगा कि भाई ये है, इसका पूरे का सरफेस एरिया और इन छोटे छोटे का सरफेस एरिया, ठीक है। किसका ज़्यादा सरफेस एरिया, तो आप कहोगे सर सीधी सी बात, साफ दिख रहा है, इनका सरफेस एरिया ज़्यादा है, बिल्कुल से। डाइजेशन आती है नेक्स्ट प्रोसेस, इमल्सिफिकेशन ग्रेटली इंक्रीज द सरफेस एरिया वेयर सोल्यूबल लाइपेज कैन वर्क डाइजेस्ट टीएजी। ये क्या करता है, ग्लोब्यूल्स का क्या करता है, सरफेस एरिया बढ़ा देता है। सरफेस एरिया बढ़ा दिया, हमने देख लिया अभी कि ग्लोब्यूल्स का सरफेस एरिया छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा तो बढ़ जाएगा, तो सरफेस एरिया बढ़ा दिया, तो सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो जो एंजाइम था, लाइपेज एंजाइम, वो टीएजी पर डाइजेस्ट करेगा, काम करेगा, डाइजेस्ट करने का काम करेगा। अनदर एंजाइम और होता है कोलाइपेज, जो इसकी हेल्प करता है, जो कि बाइंड एंड एंकर लाइपेज द सरफेस ऑफ इमर्सिव ड्रॉपलेट्स, उसकी हेल्प करता है उसके साथ बाइंड होने होकर, ठीक है, लाइपेज की हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है आपके पास स्टोरेज ऑफ फैट। अब फैट का स्टोरेज कहाँ पर होता है हमारी, आप खुद अपनी बॉडी में देखो कि सबसे ज्यादा फैट कहाँ पर है। हाथ है तो हाथ को ऐसे दबा कर देखो, मोटा लग रहा है कि नहीं लग रहा, ठीक है। फिर अंगूठे को दबाओ, फिर अंगुली को दबाओ, तो आपको जहाँ पे ऐसा लगे कि यार ये फेट हो सकता है, तो वही स्टोरेज है फेट का। पेट है तो पेट पे देखो आप, फेट ज़्यादा है, ठीक है। थाई हो गया, बटक्स हो गया, इन सब पर क्या है, फेट का अमाउंट ज़्यादा है, तो यहीं पर क्या है, फेट स्टोरेज है। द मेजोरिटी ऑफ स्टोर्ड फेट इन द ह्यूमन बॉडी इज प्रेजेंट अंडर द स्किन। अंडर द स्किन यहाँ पे ये आएगा, अंडर द स्किन, स्किन के अंदर, एंड और सबक्यूटेनियस बॉडी फेट, कहाँ पर, सबक्यूटेनियस बॉडी फेट पर। द फेट टिश्यू इज मेड अप फॉर ऑफ फेट सेल्स। सीधी सी बात है, फेट टिश्यू किससे मिलकर बना होता है, फेट सेल से। टिश्यू किससे मिलकर बना होता है, सेल से बना होता है, तो बस आगे हमने फैट ही तो लगाया है, फैट टिश्यू फैट सेल से मिलकर बना होता है। इन फीमेल ए हाई परसेंटेज ऑफ द सबक्यूटेनियस एडिपोज टिश्यू सराउंड ऑफ द एरिया ऑफ द ब्रेस्ट, हिप्स एंड बटॉक्स, ठीक है। क्या बात की कि हम बात करें फीमेल के बारे में, तो फीमेल में हाई परसेंटेज ऑफ सबक्यूटेनियस एडिपोज टिश्यू कहाँ पे पाया जाता है, फीमेल में सबसे ज़्यादा हाई परसेंटेज में कहाँ पे पाया जाता है, वो पाया जाता है सर सराउंड द एरिया, चारों तरफ, कहाँ पर, ब्रेस्ट पर, हिप्स पर एंड बटॉक्स पर, इन पर ज़्यादा अमाउंट्स में फैट पाया जाता है फीमेल में। देर इज ऑल्सो फैट स्टोरेज अराउंड द किडनी, किडनी के चारों तरफ भी फैट स्टोरेज रहता है, लीवर के चारों तरफ भी रहता है, और मसल्स के इनसाइड भी फैट स्टोरेज रहता है। यही नहीं कि ब्रेस्ट, हिप्स और बटॉक्स पर ही हो, किडनी वगैरह पर भी रहता है।
अब बात करते हैं इफ द बॉडी स्टोर मोर फैट देन इट यूज, अगर हमारी बॉडी ज़्यादा स्टोर कर ले, जितना फैट काम में आ रहा है उससे ज़्यादा स्टोर करने लग जाए, मतलब कि एक वो बोलते हैं ना भाई हम कुछ काम में नहीं ले रहे। सपोज हमने टंकी भरे पानी की, तो अगर हमने उसको काम में नहीं लिया, उसमें से पानी नहीं गया और हम उसको भरते जा रहे तो वो फुल हो जाएगी, उसको अगर हमने खाली नहीं किया। तो वैसा ही है, अगर हमने फैट को स्टोरेज करते गए और हमने उसको यूज़ नहीं लिया, कम काम में नहीं लिया, तो क्या होगा, वेट गेन हो जाएगा। आगे बात वेट गेन की होता है, जस्ट अपोजिट अगर हम क्या करें, रिजर्व रिजर्व फॉर एनर्जी और ड्यूरिंग डाइटिंग डाइटिंग करे, एक्सरसाइज वगैरह करे, तो फैट सेल से वो क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फैट सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। श्रिंक मतलब कि सिकुड़ जाएगी। अगर हम एक्सरसाइज करेंगे, डाइट वगैरह डाइटिंग करेंगे, तो हमारी फैट सेल से वो श्रिंक्स हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, और उसके कारण वेट लॉस हो जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला टॉपिक आता है फैट डेफिशिएंसी। फैट डेफिशिएंसी क्या होता है, फैट की कमी से क्या क्या हो सकता है। फैट की कमी से हो सकता है ड्राई स्किन, पहली चीज। दूसरी होगी विटामिन ए डी ई के डेफिशिएंसी, जो कि एक फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा, और पुअर ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन, ये हो जाएगी। ये होता है फैट डेफिशिएंसी की डिजीज। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट फैटी एसिड्स के बारे में। फैटी एसिड्स क्या होता है, हमने देख लिया कि एंड प्रोडक्ट ऑफ टीएजी, डाइजेशन में हमने देखा था। एंड प्रोडक्ट ऑफ टीएजी क्या है, फैटी एसिड है। अब फैटी एसिड क्या है, फैटी एसिड इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ लिपिड्स, और लिपिड्स लिपिड्स बोल दो, फैट बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। अब हमने फैटी एसिड का क्या किया, क्लासिफिकेशन कर दिया। आपसे एग्जाम में ज़्यादातर क्लासिफिकेशन पूछते हैं, फैटी एसिड का पूछ लो या फिर फैट का बोल दो, क्लासिफिकेशन ज़्यादा पूछते हैं। अगर आपको एग्जाम में आए कि क्लासिफिकेशन ऑफ फैट, तो भी आपको ये लिखना है, फैटी एसिड आए तो भी ये लिखना है। फर्स्ट आता है बेस्ड ऑन सेचुरेशन। फैटी एसिड को क्लासिफाइड किया है अकॉर्डिंग टू या बेसिस ऑन द सेचुरेशन, सेचुरेशन के अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या है, फर्स्ट आता है सेचुरेटेड फैटी एसिड और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। सेचुरेटेड क्या होता है, अनसेचुरेटेड क्या होता है। सेचुरेटेड का मतलब है उसमें डबल बॉन्ड नहीं है, उसमें डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, मतलब अरे 2 यूनिट है ग्लूकोज की, ग्लूकोज मान लो या फिर कोई भी शुगर मान लो, हम मानते हैं, सॉरी वो तो उसमें है, किसमें, किसमें है, ग्लूकोज की यूनिट किसमें है, कार्बोहाइड्रेट में। लेकिन हम बात करें फैट की, तो फैट में वही कार्बन होता है, क्या है, मेन तो कार्बन ही तो होता है, कार्बन से मिलकर बनता है। तो सेचुरेटेड में क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं हो, मतलब सिंगल बॉन्ड हो। कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो आएगा सेचुरेटेड में, और अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है या फिर एक से ज़्यादा बॉन्ड है, तो वो किस में आएगा, वो आएगा अनसेचुरेटेड में। ठीक है, सेचुरेटेड फैटी एसिड नॉट डबल बॉन्ड, और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड वन और मोर डबल बॉन्ड। एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल जरूर याद करें, एग्जाम्पल आते हैं एग्जाम में कि ये तो हो गया सेचुरेटेड के एग्जाम्पल, पामिटिक एसिड और स्टेरिक एसिड। अनसेचुरेटेड के एग्जाम्पल हो गया ये लिनोलेक और लिनोलेनिक एसिड। ठीक है, बात करते हैं आगे की तरफ। दूसरा क्लासिफिकेशन आता है बेस्ड ऑन एसेंशियलिटी। फर्स्ट देख लिया सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड, दूसरा है बेस्ड ऑन एसेंशियलिटी, मतलब एसेंशियल फैटी एसिड और नॉन एसेंशियल फैटी एसिड। एसेंशियल मतलब क्या है, जरूरी है, तो जरूरी फैटी एसिड क्या है, ईएफ है, एसेंशियल फैटी एसिड। लिनोलेक और लिनोलेनिक, मैंने ज़्यादातर एग्जाम्पल वही लिखे हैं जाके आपको दिक्कत ना हो, सेम मतलब कि जैसे यहाँ पे थे वो ही हमने यहाँ पे ले लिए हैं। ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत ना हो। अब नॉन एसेंशियल है, इसमें आ गया ग्लिसरीन आ गया। कुल मिला के आपको कितने, दो और दो चार, चार, एक ये एग्जाम्पल हो गया, पाँच। ठीक है, और कुल मिला के आपको 10-11 फैटी एसिड के नाम याद रखना है। अगला क्लासिफिकेशन आता है बेस्ड ऑन चेन लेंथ, कितनी लंबी चेन है, कार्बन की कितनी लंबी चेन है। ठीक है, भाई 6 कार्बन है, 7 कार्बन है, 8 कार्बन है, 16 कार्बन है, 18 कार्बन है, तो वो क्या है, चेन लेंथ के अकॉर्डिंग हमने उसको क्लासिफाइड कर दिया। फर्स्ट आता है शॉर्ट चेन फैटी एसिड, मतलब शॉर्ट चेन में आता है 6 से कम, अगर आपके पास क्या हो कार्बन, लिख लीजिए कॉपी में नोट्स बना लीजिए, अगर 6 से कम कार्बन हो, मतलब एक दो तीन चार पाँच और छः, जैसे ये है, या फिर एक कम कर देते हैं अपन। ठीक है, ये है तो ये क्या आएगा, ये आएगा सर शॉर्ट चेन में। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया एसिटिक एसिड और ब्यूटेरिक एसिड। ब्यूटेरिक एसिड सबको पता है, ब्यूटेरिक मतलब क्या होता है, चार, ब्यूट का मतलब क्या होता है, चार होता है, तो 4 कार्बन हो गया इसमें। ठीक है, दूसरा आता है मीडियम चेन फैटी एसिड, तो इसमें 14 तक, कहाँ तक, 14 तक अगर चेन हो तो वो आता है मीडियम में, और अगर 16 से ज़्यादा हो तो वो आएगा लॉन्ग चेन में। ओके, ये एग्जाम्पल याद कर लीजिए। आगे चलते अपन, आगे आता है हमारे पास प्रोटीन। अब प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन सबको पता है, बॉडी बिल्डिंग का जो सोर्स है वो प्रोटीन होता है। हमारी पूरी
बॉडी प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। कहीं भी देख लीजिए आप, कहीं भी प्रोटीन ही मिलेगा आपको। बाल में प्रोटीन होता है, ठीक है, बाल में हो गया, नाखून में हो गया, सभी जगह आपके मेनली क्या है, प्रोटीन पाया जाता है। केराटिनाइजिंग प्रोटीन नाम सुन रखा है ना। तो सभी पूरी बॉडी में हमारे प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन एक राजा है, राजा का काम करता है, सभी जगह प्रोटीन का है। तो प्रोटीन इज अ बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स मेड अप ऑफ एमिनो एसिड्स। किससे मिलकर बनता है? एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। अब एमिनो एसिड्स क्या होते हैं देखेंगे अभी, सब देखेंगे, कुछ नहीं छोड़े। इट इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ। प्रोटीन ग्रोथ के लिए जरूरी होता है, रिपेयरिंग के लिए जरूरी होता है, बॉडी मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टिश्यूज उसके लिए भी ये जरूरी होता है। अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो उससे क्वाशियोरकोर और मेरस्मस डिजीज हो जाती है। अब ये डिजीज के बारे में, इसके बारे में पढ़ेंगे हम, पूरी डिजीज एक साथ पढ़ेंगे, सेपरेट अलग अलग देखेंगे। सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन किस किस से मिलकर बना होता है, तो सॉरी किस किस से मिलता है प्रोटीन, तो वो एनिमल सोर्स और प्लांट सोर्स। जैसे एग हो गया, मीट हो गया, फिश हो गया और मिल्क हो गया, ये तो आता है एनिमल सोर्सेज में जिससे प्रोटीन मिलता है। प्लांट्स में आ गया, पल्सेस आ गई, ठीक है, सोयाबीन्स, नट्स, ग्रेन्स, मतलब पल्सेस में जैसे सभी दालें आ गई, ठीक है, चने की दाल, ठीक है, सोयाबीन वगैरह सब इसमें आता है। नट्स में हमने देख लिया था क्या क्या आता है, मूंगफली वगैरह जिसमें नट्स हो। ग्रेन्स में जैसे राइस हो गया, ठीक है, चावल वगैरह, वो सब इसमें आते हैं। अब एक बात आप नोट कर लीजिए कि एनिमल सोर्सेज से हमें ज़्यादा प्रोटीन प्राप्त होता है कंपेयर प्लांट सोर्स से। ज़्यादा किससे? एनिमल सोर्स से हमें ज़्यादा मिलता है प्रोटीन कंपेयर प्लांट। प्लांट सोर्स से हमें प्रोटीन कम मिलता है, एनिमल सोर्सेज से हमें प्रोटीन ज़्यादा मिलता है। बात आती है आगे की तरफ, फंक्शन क्या काम करता है, प्रोटीन क्या काम करता है, प्रोटीन के फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ प्रोटीन। तो पहला तो क्या हो गया, बॉडी बिल्डिंग में काम लेते हैं। दूसरा हो गया इम्यूनिटी फंक्शन। इम्यून फंक्शन मतलब कि एंटीबॉडीज वगैरह है वो प्रोड्यूस होती है। थर्ड आता है एनर्जी सोर्स। क्या आता है? एनर्जी सोर्स हो गया। एनर्जी सोर्स मतलब कि 4 किलो कैलोरी पर ग्राम ये एनर्जी देता है, ठीक है। वेन कार्बोहाइड्रेट फैट्स आर इनसफिशियंट मेंटेन फ्लूड बैलेंस। फ्लूड बैलेंस को मेंटेन करता है, एडिमा को रोकता है। एडिमा क्या होता है? एक तरीके से फ्लूड एक्यूमुलेट हो जाए, कोई भी केविटी है या कोई भी बॉडी पार्ट है वहाँ पर अगर फ्लूड एक्यूमुलेट हो जाए, फ्लूड भर जाए, जमा हो जाए, तो वो होता है एडिमा। आगे एक सेमेस्टर में देखोगे आप, थर्ड सेमेस्टर में, उसको मेंटेन करता है। तो ये काम क्या हो गया? प्रोटीन का हो गया। अब जैसे यहाँ पे आया ये किलो कैलोरी, तो हम एक काम करते हैं, पहले तो वो देख लेते हैं अपन। क्या सर? पहले अपन देख लेते हैं ये चीज़, इसके बाद में हम देखेंगे एमिनो एसिड्स के बारे में, ठीक है, कौन कौन से एमिनो एसिड्स होते हैं। मेजरमेंट ऑफ एनर्जी क्या है? मेजरमेंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी को कैसे मेजर करें अपन। एनर्जी क्या है? एनर्जी इज मेजर इन मेनी डिफरेंट वे। एनर्जी को बहुत सारे तरीके से अपन डिफरेंस वे से हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग इसके मेजर करने के अलग अलग तरीके होते हैं। क्वांटिटी ऑफ एनर्जी गिवन इन वन यूनिट कैन ऑलवेज बी कन्वर्टेड टू एनी अदर यूनिट ऑफ एनर्जी। मतलब कि अगर एक यूनिट में हमें दे रखी है, सपोज हमें किलो कैलोरी में दे रखी है, तो हम उसको जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे बोल रहा है ये। एनर्जी इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ हीट प्रोड्यूस व्हेन फूड इज ब्रोकन डाउन इन द बॉडी। मतलब कि एनर्जी एक तरीके से होती क्या है, एनर्जी को कैसे मेजर करें। तो जैसे हम फूड, जैसे फूड है, इसका क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, ये टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, टूटता है, तब जो हीट होती है, क्या होती है, जो हीट प्रोड्यूस होती है, हीट या उष्मा प्रोड्यूस होती है, उससे क्या होता है, एनर्जी बनती है। वही लाइन बोल रही है अभी, एनर्जी, उससे एनर्जी मेजर करते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट से कितनी एनर्जी मिलती है हमें? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है 4 किलो कैलोरी, ठीक है। प्रोटीन से मिलती है 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरी मिलती है। और फैट की बात करते हैं, फैट से मिलती है हमें 9 किलो कैलोरी। सबसे ज़्यादा हमें फैट से मिलती है किलो कैलोरी। तो इसका एक तो आप ये फॉर्म याद कर लीजिए भाई, सबसे ज़्यादा किससे मिलती है, सबसे कम किससे मिलती है, ठीक है। दूसरा आप ये याद कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कितनी जूल मिलती है, ठीक है, एग्जाम में पूछ लेंगे आपसे कि कितने जूल मिलती है, फैट से कितने जूल एनर्जी मिलती है किलो कैलोरी में ना मिलकर। तो वो आप कन्वर्ट कर ले इसमें, 1 किलो कैलोरी बराबर 4.184 किलो जूल होती है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं है? नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास एसेंशियल एमिनो एसिड्स। हमने प्रोटीन पढ़ा भी, जस्ट प्रोटीन पढ़ा था। प्रोटीन में हमने क्या देखा था कि प्रोटीन, देख लीजिए वापस से, प्रोटीन में हमने क्या देखा था कि जो प्रोटीन है वो किससे मिलकर बना होता है, एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। तो अब एमिनो एसिड्स होते क्या है सर? जैसे हमने देखा था कि टिश्यू टिश्यू में देखा था सेल से मिलकर बना होता है, वैसे ही एमिनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बना होता है। अब एमिनो एसिड्स क्या है? एमिनो एसिड्स भी दो टाइप के होते हैं, एक हो गए एसेंशियल एमिनो एसिड्स और एक होते हैं नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स। अब एसेंशियल एमिनो एसिड्स क्या होते हैं कि जो कि जरूरत हो, जो जरूरी हो, एमिनो एसिड्स हमारी बॉडी के लिए जो एमिनो एसिड जरूरी होते हैं वो होते हैं एसेंशियल एमिनो एसिड्स। देयर आर 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स इन द ह्यूमन बॉडी। कौन कौन से होते हैं अभी देखते हैं। लेकिन जो एमिनो एसिड्स होते हैं
अमीनो एसिड्स होते हैं वो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते मतलब कि हमारी बॉडी में बनते नहीं हैं, वो हम बाहर डाइट से लेते हैं। दीज आर सप्लाइड बाई डाइट, डाइट से हम उसको लेते हैं, मतलब ये हमारी बॉडी में बनते नहीं है, हम इसको बाहर से लेते हैं। ओके, लिस्ट ऑफ अमीनो एसिड्स कौन कौन सी लिस्ट है? फर्स्ट होता है हिस्टाडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथ्योनिन, फिनाइल एलानिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन एंड वेलिन। तो ये आपको एक एक आपको क्या है याद करने पड़ेंगे, क्या करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, एग्जाम में पूछ लेते हैं, जैसे 2 नंबर में पूछ लिया शॉर्ट, वेरी शॉर्ट में कि एमिनो एसिड्स, एसेंशियल एमिनो एसिड्स बताइए, तो आप लिख के आओ। ठीक है, एमिनो एसिड्स हो गए। नेक्स्ट टॉपिक आता है बस बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट, अब देखो हम क्या स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, पहले हमने फैट पढ़ा, पहले हमने न्यूट्रिशन के वाले इंट्रोडक्शन पढ़ा, इंट्रोडक्शन के बाद में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ठीक है, एमिनो एसिड्स हो गया। अब बैलेंस डाइट आ गई हमारे पास, यूनिट है, अगली यूनिट है या नेक्स्ट यूनिट है बैलेंस डाइट के बारे में। तो बैलेंस डाइट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसको हमने सेपरेट कर दिया, निकाल लिया। क्यों? क्योंकि वन शॉट है, वन शॉट में ये तो है नहीं कि हम पूरी एक एक चीज़ पढ़ाए, छोटी छोटी चीज़ें। हम क्या है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, जो कि एग्जाम में ज़्यादा चांसेस है पूछे जाने के और ज़रूरी होते हैं, ठीक है, आगे काम में आते हैं आपके, और क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, तो वो हमने उठा लिए। क्यों? क्योंकि सपोज अगर हम ऐसे टॉपिक उठाएं जो कभी एग्जाम में आते नहीं है, ना ही उनके पूछे जाने के चांसेस है, तो उससे क्या मतलब है? कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। ठीक है, बैलेंस डाइट, ए बैलेंस डाइट इज अ डाइट that contain all essential nutrients, carbohydrate, protein, fats, vitamin, minerals, water in right quantity and quality to maintain health and growth। ठीक है, बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट एक डाइट होती है जो हम नॉर्मल डाइट लेते हैं, उसी की प्रकार की एक डाइट होती है बैलेंस डाइट, जिसमें क्या होता है, पूरे जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड्स, मिनरल्स, विटामिन, वाटर, जो भी जरूरी पोषक तत्व होते हैं वो सब उसमें मिले होते हैं। एक तो राइट क्वांटिटी में, कितनी क्वांटिटी है, और राइट क्वालिटी में। ठीक है, क्वालिटी और या प्रोपोर्शन। ठीक है, इसमें वो मिले होते हैं ताकि हमारी हेल्थ और ग्रोथ सही तरीके से हो जाए, मतलब कि उस बैलेंस डाइट को लेने से हमें प्रोटीन भी अच्छा मिले, फैट भी अच्छा मिले, और कार्बोहाइड्रेट वगैरह सब न्यूट्रिएंट्स वो सही तरीके से मिले, सही क्वांटिटी में मिले। बैलेंस डाइट के इंपॉर्टेंस क्या क्या है? तो फर्स्ट आता है सपोर्ट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या करता है ये बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट ग्रोथ को और डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है, हमारी ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। सेकेंड इज मेंटेन बॉडी फंक्शन, हमारी बॉडी का जो फंक्शन है उसको मेंटेन रखता है सही तरीके से। बूस्ट इम्यूनिटी, हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। प्रिवेंट्स माल न्यूट्रिशन एंड डिजीज, माल न्यूट्रिशन क्या होता है देखेंगे अभी, माल न्यूट्रिशन हो गया और डिजीज से हमें बचाता है। माल न्यूट्रिशन मतलब कि न्यूट्रिशन की कमी होती है। प्रमोट्स मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग, मेंटल और फिजिकल वेलबींग को प्रमोट करता है, मतलब हम फिजिकली भी सही रहे और मेंटली भी सही रहे, हेल्दी रहे। बैलेंस डाइट के बाद में आपके टॉपिक आता है ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग होती क्या है? इट इज द नॉर्मल वे टू प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स टू यंग इन्फेंट फॉर हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए यंग इन्फेंट्स को, यंग इन्फेंट्स है उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराने का एक नॉर्मल तरीका होता है ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग सभी करते हैं, जैसे बोलते हैं माँ का दूध। ठीक, तो द हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल रहता है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए? तो आपने पढ़ रखा है, एना फिजियो पढ़ के आए हो, ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलेक्टिन। ऑक्सीटोसिन और प्रोलेक्टिन हार्मोन है वो रेस्पॉन्सिबल होता है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। व्हेन बेबी सकल्स द हार्मोन आर रिलीज इनटू ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड इन द ब्रेन। आपने ग्लैंड्स पढ़ी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स वगैरह पढ़ी आपने, तो आपने देखा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड से, पिट्यूटरी भी कौन सी, पिट्यूटरी के भी दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर से अलग हार्मोन निकलते हैं, पोस्टीरियर से अलग हार्मोन रिलीज होते हैं। तो ऑक्सीटोसिन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से, ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होकर कब होता है? जब बेबी सक करता है, जब बेबी सक करता है उस टाइम पर ऑक्सीटोसिन और प्रोलेक्टिन हार्मोन रिलीज होते हैं, रिलीज होते हैं। अब क्या बोलते हैं ब्रेस्ट फीडिंग में जो फर्स्ट मिल्क होता है उसे बोलते हैं कोलेस्ट्रम। तो फर्स्ट थिक येलो मिल्क प्रोड्यूस आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद में पहला थिक, थोड़ा गाढ़ा टाइप होता है, मतलब पतला नहीं होता, थोड़ा थिक येलो कलर का मिल्क होता है, उसे हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं। रिच इन एंटीबॉडीज, जो कोलेस्ट्रम है ये एंटीबॉडी रिच होती है इसके अंदर, और प्रोटीन वगैरह सब रिच होते हैं, रिच अमाउंट में होते हैं, इन एडिक्वेट में नहीं होते, एडिक्वेट में होते हैं। और जो कोलेस्ट्रॉम है ये एक्ट लाइक है बेबीज फर्स्ट वैक्सीन, बेबी के फर्स्ट वैक्सीन की तरह काम करता है। कौन सी वैक्सीन कर सकते हैं इसको? आईजीए नाम सुन रखा है? अगर मैं सही हूं तो आप यस जरूर लिखे, यस सर आईजीए लिखे। ठीक है, आईजीए, आईजीए प्रोटीन होता है, सॉरी आईजीए इम्यूनोग्लोबुलिन होता है। स्टार्ट विद, अब
कब स्टार्ट करते हैं, जो ब्रेस्ट फीडिंग है कब स्टार्ट करनी चाहिए, तो इसका सही आंसर होगा आपके स्टार्ट विद इन द 1 आवर्स ऑफ बर्थ। जैसे ही बर्थ हुआ उसके 1 घंटे के अंदर अंदर आप उसको ब्रेस्ट मिल्क दे सकते हो, ओके, ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हो बेबी को। अब इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग के हमने क्या है कि बेबी के अलग फ़ायदे देखे हैं और मदर के अलग फ़ायदे देखे हैं। बेबी के क्या क्या फ़ायदे हैं, बेनिफिट क्या क्या बेनिफिट्स है। तो पहली बात तो जो बेबी है उसको कंप्लीट न्यूट्रिशन प्रोवाइड होगा, जो इन्फेंट है जो बच्चा है उसको कंप्लीट न्यूट्रिशन प्रोवाइड होगा। दूसरा उसकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, अभी हमने देखा। हेल्थ हेल्थ वगैरह सब सही रहेगी। प्रमोट ब्रेन डेवलपमेंट, ब्रेन का सही तरीके से डेवलपमेंट हो जाएगा। और जो ब्रेस्ट फीड होता है, ब्रेस्ट फीडिंग होती है, मिल्क होता है, वो ईजी टू डाइजेस्ट, उसे आसानी से डाइजेस्ट कर सकते हैं। प्रिवेंट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से बचा जा सकता है, जैसे डायरिया हो गया, निमोनिया हो गया, ठीक है, इनके क्या है ज़्यादा रिस्क हो रहते हैं। इन्फेंट में जो नया नया पैदा होता है बच्चा, उसमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं डायरिया निमोनिया वगैरह के, तो उनसे हम बच सकते हैं कोलेस्ट्रम से या ब्रेस्ट फीडिंग से। और मदर में क्या क्या फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स है। तो फर्स्ट है हेल्प यूट्रस रिटर्न टू नॉर्मल साइज। देखो आपने रिप्रोडक्शन पढ़ा, रिप्रोडक्शन के टाइम पे आपने प्रेग्नेंट होती है कोई भी वुमेन, तो उसके टाइम पे जब डिलीवरी होती है, जब डिलीवरी होती है डिलीवरी के टाइम पर वुमेन का जो यूट्रस है उसकी साइज एबनॉर्मल हो जाती है, ठीक है, क्या हो जाती है, साइज एबनॉर्मल हो जाती है। तो ब्रेस्ट फीड क्या करेगा, उसकी साइज को नॉर्मल कर देगा। कैसे करेगा, क्योंकि उस टाइम पर कौन सा हार्मोन वगैरह रिलीज होते हैं, ऑक्सीटोसिन वगैरह, तो वो साइज को नॉर्मल कर देंगे, एबनॉर्मल से नॉर्मल कर देंगे। दूसरा है डिले नेक्स्ट प्रेगनेंसी। जो ब्रेस्ट फीड है जब तक कि, अब आपने एक एनसीईआरटी में लाइन पढ़ी होगी, 12th क्लास की एनसीईआरटी अगर आपको याद हो, तो उसमें थर्ड चैप्टर में था, थर्ड नहीं फोर्थ चैप्टर में था, उसमें जो कॉन्ट्रासेप्शन वाला था उसमें था कि जब तक जो बेबी है या जो बच्चा है, जब तक ब्रेस्ट फीड कर रहा है, जब तक ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है तब तक एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन का काम करता है। अब कॉन्ट्रासेप्शन क्या है, बर्थ कंट्रोल, ठीक है, नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए डिले हो जाता है बर्थ कंट्रोल पिल्स का। जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होती है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, वो उसका मतलब क्या है, बर्थ कंट्रोल पिल्स। भाई कॉन्ट्रासेप्टिव्स का मतलब क्या होता है, बर्थ कंट्रोल, बर्थ कंट्रोल पिल्स होती है जैसे, वैसे ही ये नेचुरल होता है। रिड्यूस रिस्क ऑफ ब्रेस्ट एंड ओवरिन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और ओवरिन कैंसर है उसके चांसेस कम हो जाते हैं। प्रमोट बॉन्डिंग विद बेबी, बेबी के साथ बॉन्डिंग ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, प्रमोट करती है ये ब्रेस्ट फीडिंग। अब देखो, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में हमने पढ़ लिया, बेबी का बर्थ हुआ, बर्थ के बाद में ब्रेस्ट फीडिंग हुई। अब ब्रेस्ट फीडिंग ये तो है नहीं कि भाई उसको ज़िंदगी भर ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे, उसको जब हम दूसरा कोई देंगे, दूसरा खाने को देंगे ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा, तो वो होता है, वो प्रोसेस होती है विनिंग। क्या होती है, विनिंग की। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच एन इन्फेंट डाइट पैटर्न ग्रेजुअली चेंज्ड फ्रॉम लिक्विड फूड लाइक ब्रेस्ट मिल्क टू सॉलिड फूड विच आर सप्लीमेंट्री फूड टू द ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है। क्या कहा, ये ऐसे बोल रहा है कि विनिंग इज ए प्रोसेस, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें इन्फेंट की डाइट चेंज करनी है हमें। भाई वो लिक्विड डाइट ले रहा है, ब्रेस्ट फीड कर रहा है, तो अब उसकी डाइट चेंज करनी है, उसको सॉलिड और या तो सॉलिड या सेमी सॉलिड फूड देना है हमें। तो ये जो प्रोसेस होती है डाइट चेंज करने की, ये प्रोसेस कहलाती है विनिंग, ठीक है। अब इसमें कैसे करते हैं वो भी देखते हैं अपन, कैसे देते हैं, क्या देना चाहिए। अब ये आपके लिए ज़रूरी है, जैसे आप नर्सिंग कर रहे हो, कोई आपसे कंसल्ट करे कि अब क्या करना चाहिए, तो आप उसको बता सको, नॉलेज ज़रूरी है। देखो नंबर से ज़्यादा नॉलेज ज़रूरी होती है, नंबर चाहे आपके कम आए एग्जाम में, लेकिन नॉलेज ज़रूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ विनिंग इज द इंट्रोड्यूस सॉलिड फूड एंड नोट टू स्टॉप द ब्रेस्ट मिल्क। मतलब ये जरूरी है कि आप सॉलिड फूड तो सॉलिड फूड दो, लेकिन नोट टू स्टॉप ब्रेस्ट मिल्क को स्टॉप मत करो, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग भी चलने दो और सॉलिड फूड भी आप इंट्रोड्यूस करो उसको। दिस शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम 4 to 5 मंथ ऑफ इन्फेंट्स लाइफ। कब स्टार्ट करनी चाहिए ये डाइट, 4 से 5 महीने, या फिर आप बोल सकते हो नॉर्मली WHO का अकॉर्डिंग 6 महीने, 6 महीने के बाद में आपको डाइट उसकी चेंज कर देनी चाहिए। अब कैसे क्या करना है, सप्लीमेंट्री फूड्स क्या क्या है, टाइप्स देखते हैं उसके। फर्स्ट फूड, सबसे पहले फर्स्ट फूड की बात करते हैं। फर्स्ट फूड जैसे कि फर्स्ट फूड ऑफ ऑल इन्फेंट में बी गिवन काउ मिल्क। क्या देना चाहिए, सबसे पहले ब्रेस्ट ब्रेस्ट मिल्क दे रहे अपन, ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं, उसके बाद में क्या क्या देना चाहिए, काउ मिल्क, गाय का दूध हो गया, wheat, rice, maize or negi flours milk can be mixed with this, और milk can be added to the flour in the place of water। ठीक है, क्या करना है हमें कि जो काउ मिल्क है वो दो, चावल हो गया, गेहूं हो गया, मक्का वगैरह जो भी है उसके आटे को मिक्स करो दूध के साथ, सब में मिक्स कर करा के और फिर आप उसको दो, ठीक है, यानी डायरेक्ट दो, मिक्स करके दो आप, बिल्कुल मैश करके, ठीक है, ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। एक्स्ट्रा प्रोटीन फूड, अब ज़्यादा प्रोटीन की अगर ज़रूरत हो तो क्या देना चाहिए, सप्लीमेंट्री डाइट शुड प्रोवाइड एडिशनल प्रोटीन फॉर पर्पज
अगर ज़्यादा प्रोटीन के लिए हम क्या क्या दे सकते हैं, पल्स दालें हो गई, नट्स हो गया, ठीक है, जो भी दाल आती है पल्स आती है वो हो गई, नट्स हो गए, कैन बी मिक्सड सीरियल्स, सीरियल को मिक्स कर दो, एंड कुक्ड बॉयल एग, और जो बॉयल एग है, ठीक है, उबला हुआ अंडा है, वो कुक करके, कैन ऑल्सो मेस्ड एंड फीड इन द स्मॉल क्वांटिटी, और उसको मिक्सड करके, बढ़िया मिक्स करके, उसको मेस करके, ठीक है, बिल्कुल बारीक बारीक मेस करके, जैसे करते हैं तो हम मेस मेस करके उसको स्मॉल क्वांटिटी में देना है, ये नहीं कि आप एक एक चम्मच एक बार में दे रहे हो, उसको स्मॉल क्वांटिटी में देना है, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री मदर मिल्क, काउ मिल्क कैन बी गिवन, सप्लीमेंट्री के लिए अपन काउ मिल्क भी दे सकते हैं और मदर मिल्क भी दे सकते हैं, क्योंकि उसमें भी प्रोटीन की अमाउंट सही होती है, ठीक है। तो ये देख लिया हमने कि भाई एक्स्ट्रा प्रोटीन फूड देख लिया हमने, मिक्स्ड करके हम मेस करके उसको स्मॉल क्वांटिटी में देना है, और सप्लीमेंट्री के लिए मदर मिल्क और काउ मिल्क भी हम दे सकते हैं, क्योंकि इसमें भी एडिक्वेट अमाउंट में प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटेक्टिव फूड की हम बात करते हैं, प्रोटेक्टिव फूड में जैसे कि प्रोटेक्टिव फूड जो प्रोटेक्ट करे, वो फूड क्या कहलाता है, प्रोटेक्टिव फूड कहलाते हैं। तो वेजिटेबल्स लाइक कैरेट हो गया, पीस एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स शुड बी बॉइल्ड, इन सभी को क्या किया हमने, उबाल लिया अच्छी तरीके से, मेस कर दिया, मेसिंग कर दी, उसके बाद में इन्फेंट को देना है, ठीक। टोमेटो, पपायास, बनाना, मैंगो, ग्रेप्स कैन ऑल्सो भी आएगा यहाँ पे ना, ऑल्सो भी मेस्ड और गिवन इन फॉर्म ऑफ जूस, उसको जूस के फॉर्म में देना है, ठीक है, बढ़िया मिक्स करके मेस करके उसके बाद में जूस के फॉर्म में देना है, ये होता है प्रोटेक्टिव फूड, ओके। अब देखिए, फैक्टर टू कंसिडर वाइल इंट्रोड्यूसिंग विनिंग, जब हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है, उसकी डाइट चेंज कर रहे हैं, ये प्रोसीजर कर रहे हैं विनिंग का, इसके टाइम पे हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या हमें ध्यान रखने चाहिए, उसमें आता है फर्स्ट फर्स्ट ऑफ द पोल, हमें एक तो हाइजीन मेंटेन रखनी है, फूड हाइजीन शुड बी ऑब्जर्व वाइल प्रिपेयरिंग एंड सर्विंग फूड, जब भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए, इन्फेंट के लिए जो भी हम डाइट तैयार कर रहे हैं, उसको प्रिपेयर करने में और सर्व करने के टाइम पर एक तो हाइजीन हमें ध्यान रखना है, ऑब्जर्व करना है। सेकेंड इज कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी ऑफ फूड शुड बी वेरी थिन, क्या होना चाहिए, वेरी थिन होना चाहिए, पतला होना चाहिए, नहीं कि आप बिल्कुल थिक दे दो, एंड शुड नॉट कंटेन फाइब्रस मटेरियल, एनी न्यू फूड शुड बी इनिशियली गिवन वंस ए डे इन स्मॉल क्वांटिटी। देखो ये नहीं कि आप आज चलो आज नई डाइट देते हैं, आज बच्चे को नई डाइट देते हैं, आज ये त्यौहार है तो आज नई डाइट देते हैं, तो अगर आप दो तो केवल दिन में एक बार, एक दिन में केवल एक बार ही देनी है, ठीक है, वो भी स्मॉल क्वांटिटी में, अगर कोई नई डाइट इंट्रोड्यूस करा रहे हो बच्चे को तो एक बार देनी है, वो भी स्मॉल क्वांटिटी में देनी है, ओके। नेक्स्ट आता है कि भाई पूछते हैं सर किस टाइम पर दें, किस टाइम पर ये डाइट दें, तो ये डाइट ऐसा कुछ नहीं है कि जब बच्चे को भूख लगे तब दो, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, फिक्स शेड्यूल नहीं है, फीडिंग शेड्यूल शुड बी बेस्ड ऑन साइन ऑफ हंगर, जब भी वो हंगर के साइन हो उस टाइम पर उसको हमने देनी है, ठीक है। चलते हैं आगे, आरडीए। अब आरडीए क्या होता है सर, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, मतलब ये है कि प्रोटीन की अडल्ट को कितनी डाइट रिकमेंडेड है, कितनी चाहिए, मतलब प्रोटीन की कितनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट की कितनी चाहिए अडल्ट्स को। अब ये क्या है, अडल्ट की अलग होती है, उसमें भी मेल की अलग होती है, फीमेल की अलग होती है, सबको क्या है, एक रिक्वायर्ड डाइट होती है, सबकी सबकी अलग अलग डाइट होती है, तो वो आती है आरडीए, प्रेग्नेंट की अलग होती है, लैक्टेशन की अलग होती है, बच्चों की अलग होती है डाइट। तो बात करते हैं अपन, आरडीए इज द एवरेज डेली इंटेक लेवल न्यूट्रिएंट्स, क्या कहा, RDA is the average daily intake level of nutrients that is sufficient to meet the nutrients requirement of nearly 97 to 98% of health individual in a specific age and gender group। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं है, भाई सभी की अलग अलग डाइट होती है, और आरडीए क्या है, आरडीए एक ऐसा प्रोसेस है या फिर ऐसी सेट बनाया गया है, किसके द्वारा बनाया, ये आईसीएमआर, आईसीएमआर क्या है, एक हम बोल सकते हैं, एक एकेडमी बोल सकते हैं, एसोसिएशन बोल सकते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये होता है आईसीएमआर। आईसीएमआर ने आरडीए को सेट किया है और उसको क्या है, अलग अलग डाइट तैयार करी है सबके लिए। जैसे कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट कर सकते हैं, तो एज हो गया, एज हो गया भाई, 60 साल का कोई पेशेंट है या फिर कोई भी व्यक्ति है उसकी अलग डाइट होगी, 5 साल का है, 7 साल का है उसकी अलग डाइट होगी, ठीक है, अडल्ट है, अडल्ट 24 साल का है उसकी अलग डाइट होगी, ठीक है, तो वो एज पर डिपेंड करता है, मेल की अलग होती है, फीमेल की अलग होती है, ठीक है। बॉडी वेट, किसी का बॉडी वेट ज़्यादा है तो उसके लिए अलग डाइट चाहिए, कम है तो अलग चाहिए। एक्टिविटी लेवल, कोई ज़्यादा एक्टिव है उसको डाइट ज़्यादा चाहिए कंपेयर देन जो एक्टिव नहीं है। फिजियोलॉजिकल स्टेट, प्रेग्नेंट की अलग होती है, लैक्टेशन की अलग होती है, अभी मैंने बात करी ली। क्लाइमेट एंड हेल्थ कंडीशन, तो ये सभी फैक्टर है आरडीए को अफेक्ट करते हैं, आरडीए को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। पर्पज ऑफ आरडीए, आरडीए का क्या क्या पर्पज है भाई, ये आरडीए चलाया क्यों है, बनाया क्यों है, ये आईसीएमआर ने आरडीए बनाया क्यों है, ये तो बताओ सर। तो ये इसलिए बनाया कि टू प्लान बैलेंस डाइट, एक तो सभी को बैलेंस डाइट मिल सके, प्रिवेंट न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी,
न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को रोका जा सके, प्रिवेंट कर सके। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से बहुत सारे डिजीज़ होते हैं, आगे देखते हैं अभी। सभी को एक साथ देखेंगे न्यूट्रिशनल डिजीज़ को, ठीक है? मेंटेन गुड हेल्थ एंड ग्रोथ, अच्छी हेल्थ और ग्रोथ मेंटेन कर सके। यूज्ड इन हॉस्पिटल डाइट प्लानिंग, ये हॉस्पिटल में भी डाइट प्लानिंग के काम में आ सकती है आरडीए। अब देखो कुछ आरडीए हमने बताया है, अभी आपको याद करने पड़ेंगे। देखो सबके अलग अलग होते हैं। एनर्जी, एनर्जी का इतनी कैलोरी एडल्ट मेल को चाहिए और इतनी फीमेल को चाहिए। क्यों? क्योंकि मेल ज़्यादा काम करता है। प्रोटीन है, प्रोटीन ये नहीं कि फीमेल भी ज़्यादा काम करती है, लेकिन मेल की जो बॉडी शेप है वो अलग होती है, फीमेल की अलग होती है, तो मेल को ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोटीन 60 ग्राम अडल्ट मेल को और 55 ग्राम अडल्ट फीमेल को। कैल्शियम इतना हो गया। तो ये सभी क्या है, आरडीए में बनाया गया है आईसीएमआर द्वारा, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स इन इंडिया। कौन कौन से न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स है इंडिया में या भारत में, कौन कौन से ऐसे समस्याएं हैं न्यूट्रिशन को लेकर। तो गुड न्यूट्रिशनल स्टेटस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गुड न्यूट्रिशनल स्टेटस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ नेशन। किसी भी राष्ट्र को डेवलपमेंट या विकसित करने के लिए एक भोजन की जो गुड न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। द कॉमन न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स इन इंडिया आर माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मतलब पता है आपको, पढ़ेंगे भी आगे विस्तार से। अंडर न्यूट्रिशन हो गया, विटामिन ए डेफिशिएंसी, गोइटर हो गया, ओबेसिटी हो गया, पीईएम हो गया, एनीमिया हो गया। तो ये आपके न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है इंडिया में। इन सब के बारे में एक एक पर डिस्कस करेंगे, जिन पर क्वेश्चन आए हुए हैं लास्ट ईयर में। लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे, और नहीं तो बाकी ऐसे भी बता देंगे कि भाई इसका मतलब ये होता है, इसका ये होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पीईएम। पीईएम है, तो पीईएम स्टार्ट करते हैं हम। पीईएम फुल फॉर्म क्या होती है पीईएम की? पी से प्रोटीन, ई से एनर्जी, एम से माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन है या न्यूट्रिएंट से या फूड है, भोजन है, उसमें प्रोटीन की, एनर्जी की क्या हो, माल न्यूट्रिशन यानी कमी हो जाए, अंडर अंडर न्यूट्रिशन। अब पीईएम है, पीईएम को हम एक और नाम दे देते हैं, वो क्या है? पीसीएम, प्रोटीन कैलोरीज माल न्यूट्रिशन। पीसीएम भी बोलते हैं इसको और पीईएम भी बोलते हैं। इट इज अ मेजर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर इन डेवलपिंग कंट्रीज। जो विकासशील, डेवलप तो विकसित हो गया, और डेवलपिंग विकासशील कंट्रीज है उसमें एक मेजर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, वो क्या है? पीईएम है। अब पीईएम इट इज द मोर कॉमन इन इन्फेंट एंड प्री स्कूल चिल्ड्रन। प्री स्कूल चिल्ड्रन और इन्फेंट्स है, उनमें ये बहुत ही कॉमन देखी जाती है पीईएम की समस्या या प्रॉब्लम्स। अब पीईएम में कौन कौन से आते हैं? पीईएम में आपके पास आती है दो डिजीज या दो डिसऑर्डर। फर्स्ट वन इज क्वाशियोरकोर और सेकंड वन इज, बिल्कुल सही मेरा समझ। तो हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, इनके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या हम क्या करें ऐसा जिससे कि इनमें क्या हो, ट्रीटमेंट मिल सके। तो द क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स आर, क्वाशियोरकोर के क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स है? ग्रोथ फेलियर हो गया, एडिमा हो गया, मून फेस हो गया, जो फेस है आपका मून की तरह हो जाता है, मतलब इसमें स्किन चेंज, जिसमें कलर कलर देख सकते हैं स्किन चेंज में। एनीमिया हो गया, एनीमिया क्या होता है अभी पढ़ेंगे आगे, एनीमिया क्या होता है? रिड्यूस ऑफ हीमोग्लोबिन लेवल इन ब्लड। डायरिया हो गया, डायरिया मतलब मोर देन 3 टाइम स्टूल पर डे, यानी कि एक दिन में 3 से ज़्यादा बार वो स्टूल जाएगा, स्टूल पेसेस करे, पास आउट करे, तो वो होता है आपके डायरिया में कंसिडर होता है। ये WHO के अकॉर्डिंग। बाकी नॉर्मल अगर हम देखें तो हम 3 की जगह 5 ले सकते हैं, 5 से ज़्यादा बार जाए तो। और हेयर कलर चेंज, जो बालों का कलर है वो भी चेंज हो जाता है इसमें, इसमें क्वाशियोरकोर में। इट इज मोर फाउंड इन, ये मतलब कि 12 से जो 48 महीने के जो बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा पाया जाता है। किसमें? 12 से 48। द डाइट इज यूजुअली डिफिशिएंट इन प्रोटीन ओनली। प्रोटीन ओनली क्वाशियोरकोर है, वो केवल प्रोटीन की कमी से होता है। जो डाइट है, डाइट में केवल प्रोटीन की कमी हो, ओनली प्रोटीन की, ना कि एनर्जी। एनर्जी की बात नहीं चल रही यहाँ पे, केवल प्रोटीन की कमी हो। अब एनर्जी, एनर्जी से क्या समझते हो? मतलब कार्बोहाइड्रेट। अगर प्रोटीन की ही कमी हो ओनली, तब होता है आपके क्वाशियोरकोर। लेकिन अगर एनर्जी, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, कैलोरी दोनों की कमी हो, तो वो होता है आपके मेरा समझ। ये देखो, कैलोरीज एंड प्रोटीन डेफिशिएंटी। इट इज मोर कॉमन इन अमंग 1 ईयर एज ग्रुप। 1 साल के जो बच्चे हैं उनमें ज़्यादा पाया जाता है। साइन एंड सिम्टम्स देख लेते हैं इनके। साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं इनके? साइन एंड सिम्टम्स में आते हैं आपके पास सीवियर वास्टिंग ऑफ मसल्स, सीवियर लॉस ऑफ एडिपोज टिश्यू। अब एडिपोज टिश्यू में अगर कमी हो जाएगी तो वेट लॉस होगा ही आपका।
जो एडिपोज टिश्यू है या फैटी टिश्यू है उनमें क्या हो गई, कमी हो गई, लॉस हो गया, तो वेट लॉस होगा, ड्राई स्किन हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा और एडिमा एब्सेंट। क्वासियोर कोर में क्या था, एनिमा, एनिमा नहीं सॉरी, एडिमा प्रेजेंट था, तो इसमें एडिमा क्या है, एब्सेंट। ये हमने बात करी साइन एंड सिम्टम्स की। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ पीईएम? पीईएम मीन्स प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन और प्रोटीन एंड कैलोरी मालन्यूट्रिशन, पीसीएम। भाई सबसे पहले तो प्रोटीन की कमी से हो रहा है तो डाइट में प्रोटीन ज़्यादा लो। दूसरा, कैलोरीज की कमी से हो रहा है तो कैलोरी ज़्यादा लो डाइट में। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन ए, ओआरएस इन, ओआरएस फॉर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट्स और फ्लूइड बैलेंस के लिए हमें ओआरएस का एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आयरन साल्ट एंड फोलिक एसिड, आयरन साल्ट एंड फोलिक एसिड को हमें एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए। ये हो गया ट्रीटमेंट ऑफ पीईएम। पीईएम के ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड फोर्टिफिकेशन। व्हाट इज फूड फोर्टिफिकेशन? फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है? अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ द प्रोसेस, according to WHO, it is a process where nutrients are added to food to maintain and improve quality of diet, quality and quantity of diet. ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें न्यूट्रिएंट्स में हमें एक एडेड टू फूड, न्यूट्रिएंट्स आर एडेड टू फूड, न्यूट्रिएंट्स है वो हम कोई भी फूड है उसमें हम न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को मेंटेन करने के लिए, यहाँ पे आपकी क्वालिटी आएगा, क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हम उसमें न्यूट्रिएंट्स है वो एडेड कर रहे हैं। ये प्रोसेस कहलाती है फूड फोर्टिफिकेशन। एग्जाम्पल देख लो, मिल्क इज फोर्टिफाइड विद विटामिन डी और विटामिन ए। जो मिल्क है, दूध है आपके, उसमें विटामिन डी और विटामिन ए की कमी होती है, उसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं, वो आपके क्या कहलाता है, फूड फोर्टिफिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास एनीमिया। अभी आपके जो आया था क्वेश्चन, ये आपके 2 नंबर का क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट में याद रख लेंगे क्योंकि आया है पहले, वेरी शॉर्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। एनीमिया, एनीमिया आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। अब एनीमिया के बारे में ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको पता नहीं होगा एनीमिया के बारे में, सभी ने नाम सुना है एनीमिया का। एनीमिया का मतलब डायरेक्ट क्या समझते हो आप? एनीमिया का मतलब आप डायरेक्ट समझते हो खून की कमी, ब्लड की कमी, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड। अब होता क्या है, खून की कमी तो है, लेकिन इट इज ए क्लिनिकल कंडीशन इन विच ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड इज रिड्यूस। जो ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है पहले तो ब्लड में O2 को कौन कैरी करता है? तो ब्लड में O2 को कैरी कौन करता है? वो करता है आपके पास आरबीसी। अब आरबीसी में भी कौन कैरी करता है? आरबीसी में कैरी करता है हीमोग्लोबिन। नाम सुना होगा आपने, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, उसको कैरी करता है। ठीक है, यही आपके CO2 को भी कैरी करता है। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो O2 की जो सॉरी ब्लड की जो क्या है, ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, कमी हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, वो ही आपके एनीमिया कहलाता है। अब एनीमिया किस किस के कारण होता है? एनीमिया होता है आपके पास न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के कारण, लॉस ऑफ ब्लड, हीमोलाइसिस एंड बोन मेरो डिप्रेशन। हीमोलाइसिस, अगर हमें हीमोलाइसिस का डिवाइड करें, इसको हम काटे तो क्या निकल के आता है इसमें, हीम प्लस लाइसिस। हीम यानी ब्लड एंड लाइसिस में रिड्यूस, ब्लड का नष्ट होना। ठीक है, ये देख सकते हैं हीमोलाइसिस, लाइसिस का मतलब पता है आपको, लाइसिस क्या होता है, ब्लड का नष्ट होना। दूसरा क्या है लास्ट, बोन मेरो डिप्रेशन। अब बोन मेरो डिप्रेशन में क्या है, सबको पता है, आरबीसीज है, फॉर्मेशन कहाँ होता है, आरबीसीज का फॉर्मेशन कहाँ होता है, आरबीसीज या अनदर ब्लड सेल्स है, उसका फॉर्मेशन होता है आपके पास बोन मेरो में। बोन मेरो में उसका हीम कैटाबॉलिज्म है, वो पढ़ लेना है, उसमें सब पता है आपको। ये ऐसे एक बोन है जैसे, तो इसमें एक रेड रेड कलर का जो ब्लैक बनाया ना, ऐसे रेड कलर का एक सब्सटेंस मान लीजिए होता है, जो कि क्या कहलाता है, रेड बोन मेरो या फिर बोन मेरो कहलाता है। सॉफ्ट टिश्यू होता है वो। अब अगर वही क्या हो, डिप्रेस्ड हो, यानी कि उसमें अगर डिप्रेशन हो, यानी कि वो ठीक तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, तो उसमें जो फॉर्मेशन है वो कमी होगी। फॉर्मेशन कम होगा किसका, आरबीसी का, आरबीसी का फॉर्मेशन या ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन है वो कम होगा, रिड्यूस होगा, तो एनीमिया के चांसेस रहेंगे। भाई ब्लड अगर खून बन ही नहीं रहा तो एनीमिया होगा ही। अब एनीमिया है उसको डायग्नोस कर सकते हैं, लॉस ऑफ हीमोग्लोबिन लेवल इन ब्लड। हम जब सीबीसी देखते हैं, सीबीसी देखते हैं हम, सीबीसी की रिपोर्ट, जब सीबीसी की रिपोर्ट आती है तो उसमें क्या है, सीबीसी की रिपोर्ट क्या है, कंप्लीट ब्लड काउंट, कंप्लीट ब्लड काउंट। जब सीबीसी की रिपोर्ट आती है
तो सीबीसी की रिपोर्ट में लिखा होता है कि इस पूरी ब्लड के बारे में बताया जाता है उसमें, आरबीसी कितनी है, डब्ल्यूबीसी कितना है, हीमोग्लोबिन कितना है, हीमोक्रिट कितना है। तो हीमोग्लोबिन की अगर कमी हो तो वो कहलाता है आपकी एनीमिया। तो हम लॉस ऑफ हीमोग्लोबिन से हम पता लगा सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं कि एनीमिया है या नहीं। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एनीमिया। एनीमिया के क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं? पेलनेस ऑफ टंग, जो जीभ है उसमें पीला पेलनेस। पेलनेस ऑफ कंजक्टिवा, कंजक्टिवा ये देखो, कंजक्टिवा जो कि आपके आंख में होता है कंजक्टिवा। पेलनेस ऑफ नेल बड, नेल बेड्स। स्मूथ एंड ग्लेज्ड टंग, फैटिग हो गया, थकान हो गया, स्लीपलेसनेस हो गया। एनोरेक्सिया, रिड्यूस वर्क कैपेसिटी। व्हाट इज एनोरेक्सिया? एनोरेक्सिया से आप क्या समझते हो? एनोरेक्सिया एक टर्म है, मेडिकल टर्म, जिसका मतलब होता है लॉस ऑफ एपिटाइट। लॉस ऑफ एपिटाइट, एपिटाइट मतलब भूख में कमी। और एक तो हो गया एनोरेक्सिया, एक होता है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया क्या है? लॉस ऑफ, ओ सॉरी, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, सॉरी स्वेलिंग, निकलने में दिक्कत होगा, swallowing। नेक्स्ट टॉपिक साइन सिम्टम्स हो गए। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया। ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया में हम क्या क्या ट्रीटमेंट देते हैं उसको? अगर आयरन डेफिशिएंसी से एनीमिया है, आयरन डेफिशिएंसी इज मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ एनीमिया इन लेडी या वुमेन। क्यों? क्योंकि इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उस टाइम पे आपके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें वुमेन में ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, उसमें आयरन डेफिशिएंसी से होता है वो। इसमें क्या देते हैं? 200 mg 200 mg फेरस सल्फेट ट्वाइस ए डे। ट्वाइस ए डे मतलब दिन में 2 बार। दिन में 2 बार कैसे करेंगे? जैसे 24 घंटे का है, बटा 2 कर दो, यानी कि 12-12 घंटे में देनी है दवाई। IFA मतलब आयरन फोलिक एसिड, आयरन फोलिक एसिड टेबलेट टू प्रेग्नेंट लेडी। दूसरा ट्रीटमेंट क्या हो गया? ट्रीटमेंट ऑफ फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया। फोलिक एसिड डेफिशिएंसी से वाला एनीमिया है तो उसमें 1 mg फोलिक एसिड देंगे, उसकी वीक में 3 बार देंगे, सप्ताह में 3 बार देंगे केवल वो टेबलेट। ट्रीटमेंट ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया। अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी एनीमिया हुआ है तो तब हम क्या देंगे? 100 mg कोबालामिन IM, IM ट्वाइस ए डे। IM देंगे ट्वाइस ए डे, ट्वाइस ए वीक, वीक में 2 बार देंगे। अब देखो इस ये क्या है? ये मल्टीविटामिन, विटामिन B12 की मेडिसिन है, ये मल्टीविटामिन कह सकते हैं अपन। अब जो ये बताया मैंने आपको, ये कोबालामिन, जो आपके मेकोकोबालामिन नाम से आता है, एम्पूल आता है मेकोबालामिन। मेकोबालामिन हो गया और मिथाइलोबालामिन, एक वाइल एम्पूल वाइल भी आता है इसका। विटामिन B12 का वाइल भी आती है और एम्पूल भी आते हैं। डाइट थेरेपी ऑफ एनीमिक पर्सन मस्ट बी इंक्लूड द फूड इन रिच ऑफ आयरन कंटेंट अलॉन्ग विद विटामिन सी। डाइट थेरेपी में हम जो भी, जिसको भी एनीमिया हुआ है उसको हम आयरन रिच फूड, कौन सा फूड देंगे उसको? आयरन रिच, जिसमें आयरन ज़्यादा हो और विटामिन सी ज़्यादा हो, ये हम उसको देंगे। विटामिन सी में जैसे ऑरेंज हो गया, ऑरेंज, लेमन वगैरह हो गया। अब कौन कौन से हो गए? बाजरा हो गया, लेग्यूम्स हो गए, ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स हो गया, जैगरी हो गया, मीट, फिश, एग्स और फ्रूट, एप्पल, ये हम उसको डाइट में देंगे। लेग्यूम में क्या आता है? लेग्यूम में आपके सोयाबीन आ गई, पल्सेस आ गई। अगला डिसऑर्डर आता है हमारे पास आयोडीन डेफिशिएंसी डिजीज, IDD। ठीक है, हमने देख लिया एनीमिया, देख लिया प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, PEM देख लिया। ठीक है, PEM या PCM ये देख लिया, एनीमिया देख लिया। ठीक है, अब आता है आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, जो आपने भी देखा था इंडिया में कौन कौन से डिजीज होते हैं उनके बारे में बात कर रहे थे अपन। आयोडीन डेफिशिएंसी डिजीज, अब सीधी सी बात है, आयोडीन डेफिशिएंसी है तो आयोडीन की कमी से होगी भाई। भाई नाम में पता चल रहा है आयोडीन डेफिशिएंसी, तो आयोडीन की कमी से होती है। आयोडीन डेफिशिएंसी डिजीज रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर कॉज्ड बाय इनसफिशिएंट आयोडीन इनटेक। जब सही मात्रा में आयोडीन ना मिले तो आयोडीन डेफिशिएंसी डिजीज होती है। आयोडीन इज एन एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। हमने सबसे पहले देखा था क्लासिफिकेशन माइक्रो का और मैक्रो का। तो आयोडीन क्या होता है? आयोडीन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है, रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस के लिए जरूरी होता है आयोडीन। अब किसी के अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी से डिजीज हो जाए तो कौन कौन सी डिजीज हो सकती है पहले तो वो देख लेते हैं, फिर उसका ट्रीटमेंट कैसे करें वो भी देखेंगे। तो पहला होता है गोइटर। कॉमन आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर इज गोइटर, जिसे अपन बोलते हैं गलगंड रोग। गोइटर हिंदी में गलगंड रोग, पता है आपको? गले के यहाँ पे वो हो जाता है। एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड होगा क्या इस गोइटर में? गोइटर में ऐसा होगा सर, जो थायराइड ग्लैंड है वो एनलार्ज हो जाएगी। विजुअल स्वेलिंग इन नेक, नेक में स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन टाइप हो जाएगा, सूजन आ जाएगी। क्या क्या और इसके सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं? तो स्लो BMR, बॉडी मास, ठीक, BMR स्लो हो जाएगा,
हार्ट रेट स्लो हो जाएगी, वेट गेन हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, ड्राई स्किन हो जाएगी और हाइपो एक्टिविटी हो जाएगी। ये सब गोइटर में देखने को मिलता है। क्रिटिनिज्म सेकंड डिजीज आती है आपके पास आयोडीन की, आईडीडी की सेकंड आती है क्रिटिनिज्म। अब क्रिटिनिज्म क्या है, वही आयोडीन की कमी से होता है और गोइटर, हाँ गोइटर भी उससे होता है। क्रिटिनिज्म में क्या होता है कि ये आयोडीन डेफिशिएंसी इन डाइट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेवलप क्रिटिनिन इन फीटस, फीटस में डेवलप होती है, इन्फेंट्स वगैरह है उसमें होता है अगर आयोडीन की कमी से, तो वो होता है क्रिटिनिज्म। क्या क्या देखने को मिलता है, मेंटल रिटार्डनेस, मेंटली डिस्टर्ब रहेगा, स्पीच डिफिकल्टी, बोलने में उसको डिफिकल्टी होगी, प्रॉब्लम आएगी, हियरिंग डिफिकल्टी होगी, हाइपो एक्टिव चाइल्ड हो गया। ठीक है, क्रिटिनिज्म। अब रोके कैसे इसको, प्रिवेंट कैसे करें हम इसको सर? तो प्रिवेंट करने के लिए भाई आयोडीन की कमी है तो आयोडीन की कमी को पूरी करो, आयोडीन दो। आयोडीन किससे देंगे, आयोडीन साल्ट आता है, आयोडीनाइज साल्ट आता है, बहुत सारे नमक आते हैं आयोडीन के, वो लेंगे हम, जो कि लो कॉस्ट मेथड होता है, वो एक तरीके से सस्ता आता है वो। न्यूट्रिशनल एजुकेशन देंगे, न्यूट्रिशनल एजुकेशन देंगे, आयोडीन सप्लीमेंटेशन देंगे, जैसे आयोडीन ऑयल इंजेक्शन और टेबलेट्स वगैरह हम दे सकते हैं। इन सीवियर डेफिशिएंसी, ज़्यादा का डेफिशिएंसी हो तो हम ये सप्लीमेंटेशन दे सकते हैं। इसी के साथ साथ हम यूज़ कर सकते हैं के आई और एन आई की टेबलेट। अभी देखो पोटेशियम आयोडाइड है, इसमें भी आयोडीन आ रहा है और सोडियम आयोडाइड में भी आयोडीन आ रहा है, तो इनकी टेबलेट हम देंगे तो आयोडीन की डेफिशिएंसी सही हो जाएगी, दूर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है माल न्यूट्रिशन। देखो एक एक के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी हमने जस्ट देखा था माल न्यूट्रिशन क्या होता है। इट इज़ अ ब्रॉड टर्म, माल न्यूट्रिशन एक ब्रॉड टर्म है। होता क्या है ये, इट इज़ डिफाइंड एज अ पैथोलॉजिकल स्टेट रिजल्टिंग फ्रॉम रिलेटिव और एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ वन और मोर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। देखो या तो हम ज़्यादा ले लें या कमी ले लें, जो न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स को या तो हम एक इंक्रीज अमाउंट में ले या फिर डिक्रीज अमाउंट में ले, या तो एक्सेसिव अमाउंट में ले या फिर कमी के रूप में ले। होगा क्या, ज़्यादा मिलेगी या कम मिलेगी। लेकिन अगर हम उसको नॉर्मल अमाउंट में लेते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम उसको क्या है ज़्यादा या कम में ले तो वो माल न्यूट्रिशन कहलाता है। हमने माल न्यूट्रिशन की क्लासिफिकेशन कर ली है अलग अलग, ज़्यादा के हिसाब से अलग और कमी के हिसाब से अलग। फर्स्ट आता है अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन मतलब कि कमी है। द कंडीशन अराइज ड्यू, यहाँ पे आर नहीं ई आएगा सॉरी, द कंडीशन अराइज ड्यू टू इनसफिशियंट फूड इनटेक फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ज़्यादा टाइम तक अगर फूड इनटेक इनसफिशियंट है, पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो वो अंडर न्यूट्रिशन में आएगा। ओवर न्यूट्रिशन में कौन आएगा, द कंडीशन अराइज ड्यू टू कंजप्शन ऑफ एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ फूड फॉर लॉन्गर पीरियड। ज़्यादा टाइम के लिए हम नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा क्वांटिटी का फूड ले रहे हैं, तो वो आएगा ओवर न्यूट्रिशन में। इम्बैलेंस, इम्बैलेंस में क्या आएगा, ड्यू टू इम्बैलेंस डाइट दैट कॉज डेफिशिएंसी ऑफ वन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स। इसमें क्या है, वन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। प्रोटीन, जैसे प्रोटीन, नॉर्मल प्रोटीन की कमी हो गई, नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई, तो एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज विटामिन ए डेफिशिएंसी। विटामिन ए की अगर कमी हो जाए, उससे जो रोग डिजीज होती है वो होती है विटामिन ए डेफिशिएंसी की। इट मे बी कॉज्ड बाय प्रोलॉन्ग्ड इनएडुकेट इंटेक ऑफ विटामिन ए। ज़्यादा टाइम तक अगर हम विटामिन ए को नहीं ले, इनएडुकेट अमाउंट्स में ले, पर्याप्त अमाउंट में ना ले, तो वो होती है विटामिन ए डेफिशिएंसी। सिम्टम्स ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी, क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, सिम्टम्स के बाद में हम देखेंगे इसकी डिजीज। फर्स्ट आता है नाइट ब्लाइंडनेस। क्या आता है, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब कि रात में दिखाई नहीं देना। ट्रबल सी इन लो लाइट एंड कंप्लीट ब्लाइंड एट नाइट। रात में या तो कंप्लीटली ब्लाइंड हो जाएगा वो, या फिर लो लाइट में उसको देखने में ट्रबल होगा, परेशानी आएगी। दूसरा है जेरोथेल्मिया। जेरोथेल्मिया क्या होता है, इन दिस कंडीशन द आई में बिकम ड्राई। जो आंख है, आई है, वो ड्राई हो जाएगी, क्रस्टेड हो जाएगी, विच में डैमेज द कॉर्निया रेटिना। रेटिना और कॉर्निया को डैमेज कर सकती है। रेटिना क्या होता है, रेटिना ही तो है, रेटिना पर पाया जाता है रोड एंड कॉन्स, जो सेंसरी पार्ट होता है। ठीक है, वो डैमेज हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी तो दिखाई नहीं देगा और ब्लड विजन हो सकता है, दिखाई नहीं दे सकता है, विजन लॉस हो सकता है। स्किन इरिटेशंस, स्किन इरिटेशन में जैसे ड्राइनेस हो गया, इचिंग हो गया, एक्ने हो गया, तो एक्ने पिंपल्स वगैरह, इचिंग खुजली चलेगी, स्किन ड्राई हो जाएगी, ये सभी विटामिन ए की कमी से होता है। इसी के साथ साथ कौन कौन सी और डिजीज हो सकती है या सिम्टम्स देख सकते हैं अपन, स्लो बोन ग्रोथ, स्लो बोन ग्रोथ हो गई, इनफर्टिलिटी हो गई, थ्रोट एंड चेस्ट इन्फेक्शन हो गया, पुअर वुंड हीलिंग हो गई। ठीक है, ये भी हमें देखने को मिलता है। ट्रीटमेंट की बात करते हैं, विटामिन ए की कमी हो गई तो ट्रीटमेंट क्या करेंगे, विटामिन ए की पूर्ति करेंगे, विटामिन ए को प्रमोट करेंगे डाइट में। तो कैसे करें, जिससे विटामिन ए मिलता है उसको खाओ। कैरेट हो गया, मैंगो, पंपकिन, मिल्क, एग योक, इन सब से हम विटामिन ए को प्रमोट करेंगे डाइट में। विटामिन ए सप्लीमेंटेशन लेंगे, दवाई वगैरह लेंगे विटामिन ए की। विटामिन ए सप्लीमेंटेशन में WHO रिकमेंडेड लार्ज डोज विटामिन ए सप्लीमेंट फॉर चिल्ड्रन इन हाई रिस्क एरिया।
ठीक है। जहाँ पर ज़्यादा रिस्क है विटामिन ए की, विटामिन ए डेफिशिएंसी की ज़्यादा रिस्क है, वहाँ पे सप्लीमेंटेशन रिकमेंडेड किया है लार्ज डोज में डब्ल्यूएचओ ने। इन इंडिया, इंडिया के अंदर विटामिन ए सिरप अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है, यूआईपी में विटामिन ए की सिरप चलाई गई है, सप्लीमेंटेशन है ये। इसी के साथ वीएडी विटामिन ए डेफिशिएंसी की, भाई अगर हमें पता ही नहीं है कि इसको विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो पता कैसे, हम उसको सही कैसे करेंगे? इसके लिए स्क्रीनिंग फॉर अर्ली साइन ऑफ वीएडी विटामिन ए डेफिशिएंसी, हम उसको स्क्रीनिंग कराएंगे, टेस्ट कराएंगे उसका कि भाई इसको कमी है या नहीं है। अब कैसे कराएंगे टेस्ट? तो वही आई वाले के पास भेजो, आई वाला देखेगा, ठीक है ना। अब बताए विटामिन डी डेफिशिएंसी। विटामिन डी से क्या क्या होता है? देखो हमने जो भी देखे थे विटामिन ए, ये हमने क्या देखा, माल न्यूट्रिशन वगैरह, वो भाई इंडिया में न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम क्या क्या है। लेकिन अब आता है हम विटामिन की देख लेते हैं। विटामिन ए देखा है तो विटामिन डी भी देख लेते हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या क्या हो सकता है? तो विटामिन डी सबसे पहले तो क्या है, एक फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। कौन कौन से होते हैं फैट सोल्यूबल? ए, डी, ई, के, ये चारों क्या है विटामिन फैट सोल्यूबल है। विटामिन बी और विटामिन सी क्या है, वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो विटामिन डी इज अ फैट सोल्यूबल विटामिन एसोसिएटेड विद बोन हेल्थ के लिए जरूरी होता है। विटामिन डी डेफिशिएंसी जनरली अराइज फ्रॉम लैक ऑफ एक्सपोजर टू सनलाइट। देखो विटामिन डी सनलाइट से भी मिलता है, धूप से भी विटामिन मिलता है विटामिन डी। तो विटामिन डी अगर नहीं है, कमी है उसकी, तो लैक ऑफ एक्सपोजर टू सनलाइट और लैक ऑफ विटामिन डी इन डाइट, या तो डाइट में विटामिन डी की कमी है या फिर सनलाइट नहीं ली, धूप की कमी है बॉडी में, ठीक है, ये बोल सकते हैं अपन। अब इससे क्या क्या डिजीज हो सकती है? तो फर्स्ट आती है रिकेट्स। रिकेट्स रिकेट्स इज अ चाइल्डहुड बोन डिसऑर्डर। रिकेट्स क्या है? चाइल्डहुड बोन डिसऑर्डर है वेयर बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड वीक। जहां पर क्या होगा, बोन क्या हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी और वीक हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी और वीक हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। यूजुअली ड्यू टू विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बोन सॉफ्ट और वीक हो जाएगी। किसमें? चाइल्डहुड में। अगर चाइल्डहुड में हो तो, चिल्ड्रन में हो तो ये आएगी रिकेट्स कहलाएगी, और अगर अडल्ट में हो तो वो कहलाती है ओस्टियोमेल्सिया। आगे देखते हैं। इट मेनली अफेक्ट्स चिल्ड्रन बिटवीन 6 मंथ टू 3 ईयर। 6 महीने से 3 साल के जो बच्चे हैं उनमें ये देखने को ज़्यादा मिलता है। सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं इसके? बोन पेन, भाई हड्डी में कमी हो गई, बोन में दिक्कत हो गई तो क्या क्या देखने को मिलेगा? बोन दर्द होगी, बोन पेन होगा, हड्डी में दर्द होगा, ठीक है। टेंडरनेस हो गई, डिले ग्रोथ हो जाएगी, ग्रोथ डिले हो जाएगी, बाउल ब्लैक्स और नॉक नहीं, आवाज़ आएगी, मतलब हड्डियों में जैसे हिलेंगी तो आवाज़ आएगी, मूवमेंट के टाइम पर आवाज़ आएगी। वीक मसल्स हो गया, डेंटल प्रॉब्लम्स हो गई, फ्रैक्चर्स वगैरह हो सकते हैं। आप कहोगे सर डेंटल मतलब, डेंटल प्रॉब्लम यहाँ क्यों आई? विटामिन डी दांतों के लिए भी जरूरी होता है। ऑस्टियोमेल्सिया, अब ऑस्टियोमेल्सिया क्या है? अभी देखा कि रिकेट्स तो क्या है, मेनली चिल्ड्रन में होता है, और ऑस्टियोमेल्सिया किस में होता है? ऑस्टियोमेल्सिया होता है अडल्ट्स में। ऑस्टियोमेल्सिया इज अ बोन डिसऑर्डर इन एडल्ट्स वेयर बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड वीक। जहां पर क्या हो, बोन वीक और सॉफ्ट हो जाएगी ड्यू टू डिफेक्टिव बोन मिनरलाइजेशन कॉमनली कॉज्ड बाय विटामिन डी डेफिशिएंसी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से मिनरलाइज, जो बोन में मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं वो उनमें डिफेक्ट हो जाएगा, उसकी वजह से ऑस्टियोमेल्सिया हो सकती है। किसमें? अडल्ट्स में। अब इसके सिम्टम्स देख लेते हैं। वही बोन पेन हो गया, स्पेशली हिप्स में और लोअर बैक में ज़्यादा दर्द होगा, मसल वीकनेस, डिफिकल्टी वॉकिंग, फ्रीक्वेंट फ्रैक्चर, फैटिग हो गया, टेंडरनेस इन रिब्स, पेल्विस एंड लेग्स। ओके। अब इसके रोकने के लिए क्या क्या करें, प्रिवेंशन के लिए? तो वही कमी है, कमी को पूरा करो। विटामिन डी की कमी है तो उसको पूरा करेंगे हम। तो कैसे करेंगे? विटामिन डी किससे मिलता है वो लो आप, विटामिन डी सनलाइट से मिलता है तो सनलाइट लो, ठीक है। दूसरा, बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट रिच इन विटामिन डी एंड कैल्शियम। बैलेंस डाइट लेंगे जिसमें कि विटामिन डी और कैल्शियम रिच अमाउंट में हो, ज़्यादा अमाउंट में हो। नेक्स्ट है रेगुलर स्क्रीनिंग फॉर एट रिस्क इंडिविजुअल। अगर किसी को रिस्क है इसका विटामिन डी डेफिशिएंसी का तो उसकी रेगुलर स्क्रीनिंग कराएंगे हम, ओके। नेक्स्ट विटामिन आता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन बी और विटामिन सी, ये क्या है? वाटर सोल्यूबल विटामिन है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इंक्लूड 8 वाटर soluble vitamins, water soluble B vitamins that help our body make energy and maintain healthy cells. वाटर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने? 8 विटामिन शामिल होते हैं, विटामिन B1 B2 से, है ना। ईच वन हैज डिफरेंट रोल्स, सभी के अलग अलग रोल्स होते हैं। नाम देख लेते हैं। विटामिन B1 को नाम देते हैं अपन थियामाइन, राइबोफ्लेविन, नियासिन। B3 को, B5 में आता है पेंटोथेनिक एसिड, पायरिडोक्सिन एसिड, पायरिडोक्सिन हो गया, बायोटिन हो गया, फोलिक एसिड हो गया है, कोबालमेन हो गया, ठीक है। ये होता है पूरे 8 विटामिन। अब इसमें कौन कौन से नहीं है, कैसे याद रखोगे? इसमें मतलब एक तो 4 नंबर का नहीं है, देखो 1 से 12 तक लगा लो, 4 छोड़ दो,
एक 8 छोड़ दो, एक छोड़ दो 11, ठीक है, 48 11 ऐसे याद रखो, 48 11 छोड़ दो, बाकी 1 से लेकर 12 तक विटामिन है। ओके। कॉज ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी, क्या कारण हो सकता है इसका? तो वही, या तो हमने उसको डाइट में नहीं लिया, पुअर डाइट हो गया, एल्कोहलिज्म हो गया, सर्टेन डिजीज हो सकती है, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ सम मेडिकेशन, ज़्यादा टाइम के लिए अगर हमने कुछ मेडिसिन ली है तो उससे भी इसकी कमी हो सकती है। प्रेगनेंसी में इंक्रीज डिमांड, प्रेगनेंसी में ज़्यादा चांसेस रहते हैं इसके डेफिशिएंसी के। ओके। ट्रीटमेंट क्या करेंगे? ट्रीटमेंट क्या है? विटामिन बी की कमी है तो पूरी करो। क्या कैसे करेंगे पूरी? वही टेबलेट लो, इंजेक्शन लो, ठीक है, डाइट लो, सप्लीमेंटेशन लो, वही चीज़ें सभी में से। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टेबलेट्स और इंजेक्शन हो गया। डाइट रिच इन बी विटामिन, ग्रीन लेफी, कौन कौन सी डाइट में क्या क्या सकता है? ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स आ सकती है, मीट हो गया, एग्स, डेयरी हो गया, डेयरी जो भी प्रोडक्ट होते हैं, लेग्यूम्स, लेग्यूम में क्या थे? पूरी पल्स आ गई, ऑल पल्सेस। होल ग्रेन्स हो गया, ग्रेन्स में जैसे वीट आ गया, राइस आ गया, एटसेट्रा। ईट बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट लेंगे हम। अवॉइड एल्कोहल एब्यूज, क्यों? क्योंकि हमने कोज में देखा था एल्कोहलिज्म था, तो एल्कोहल को हम अवॉइड कर देंगे। सप्लीमेंटेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और क्रोनिक इलनेस, ठीक है। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर इसकी कमी ज़्यादा रहती है किसमें? प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी में फोलिक एसिड के अमाउंट्स में कमी रहती है ज़्यादातर, ठीक है ना। तो ज़्यादातर प्रेग्नेंट वुमेन है उनके लिए जो डॉक्टर्स वगैरह है वो फोलिक एसिड प्रिस्क्राइब करते हैं, सजेस्ट करते हैं। अगला आता है विटामिन सी डेफिशिएंसी। विटामिन सी की कमी से क्या क्या होता है? तो विटामिन सी का एस्कॉर्बिक नाम होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। डेफिशिएंसी डिजीज स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जबकि आपसे पूछ ले कि इससे किसकी होता है, तो इससे होता है बेरी बेरी, ठीक है। क्या होता है? बेरी बेरी डिजीज, बेरी बेरी रोग। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, हमने देख लिया। साइन एंड सिम्टम्स और देख लेते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। माउथ ब्लीडिंग, गम्स लूज टीथ, माउथ माउथ से ब्लीडिंग होगी, गम्स और टीथ लॉस लॉस हो जाएंगे। ड्राई रफ स्किन हो जाएगी, मसल्स जॉइंट्स पेनफुल स्वेलन जॉइंट्स हो गया, जनरल वीकनेस जैसे फैटिक एनीमिया वगैरह हो सकता है। वुंड हीलिंग, बोन्स इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के अंदर बोन बोन पेन होगा, स्लो ग्रोथ हो जाएगी उसकी। ट्रीटमेंट क्या करें? ट्रीटमेंट के लिए हम क्या देंगे? विटामिन सी की कमी है तो विटामिन सी हम देंगे, सप्लीमेंटेशन देंगे। विटामिन सी सप्लीमेंटेशन ओरली, आईवी या सीवियर केसेस में आईवी देंगे। इंक्लूड्स इंक्लूड सिट्रस फ्रूट्स, जैसे सिट्रस फ्रूट कौन कौन से होते हैं? नींबू वगैरह, ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, गुआवा हो गया, आंवला, टोमेटोज, ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स इन डाइट, ये सभी हम विटामिन सी की कमी में देंगे। डेली इनटेक ऑफ विटामिन सी रिच फूड्स, ज़्यादातर हम कोशिश ये करें कि विटामिन सी जिससे ज़्यादा मिलता है वो फूड हम ज़्यादा लें। ओके। अगले टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला टॉपिक, नया यूनिट। तो अगला टॉपिक है आपके पास फूड एडिटिव्स। क्या है? फूड एडिटिव्स। अब नाम से पता चल रहा है फूड मतलब क्या, आपको पता है फूड का मतलब क्या होता है। एडिटिव्स मतलब यानी कि एड, क्या आ रहा है? एडिटिव मतलब क्या समझ में आ रहा है? एड आ रहा है, मतलब कि जोड़ा है, ठीक है। भोजन में या खाने में कुछ जोड़ा है, कुछ ऐड किया है। तो जो जो भी हम खाने में ऐड करते हैं वो सभी क्या होता है? फूड एडिटिव्स होता है, ठीक है। तो फूड एडिटिव्स इज एनी सब्सटेंस एडेड टू फूड। ओके। द लीगल डेफिनेशन, डेफिनेशन नॉर्मल लीगल डेफिनेशन इसकी क्या है? अब ये थोड़ी लिखेंगे कि भाई खाने में कुछ भी ऐड कर दिया तो वो फूड एडिटिव्स हो गया। सही है, लेकिन कुछ हद तक, कुछ लिमिट तक ये सही है डेफिनेशन। लीगल डेफिनेशन क्या है? एनी सब्सटेंस यूज्ड इन प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, ट्रीटमेंट, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस है, एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है, वो हमने फूड में ऐड किया है। कब के ऐड किया है? या तो हम उसको बना रहे हो, या तो हम उसको बना रहे हो, बनाने की प्रोसेस हो, प्रोसेसिंग हो, ट्रीटमेंट हो, ठीक है। अब फूड का भी ट्रीटमेंट होता है। पैकेजिंग हो, ठीक है, फूड वगैरह को पैकेज कर रहे हो उस टाइम पर, या एक जगह से दूसरी जगह पर भेज रहे हो, ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, या फिर स्टोरेज कर रहे हो, उस टाइम पर जो जो भी हम ऐड करते हैं वो सभी फूड एडिटिव्स के अंदर आते हैं। जैसे फॉर द एग्जांपल कॉमन फूड एडिटिव्स हो गए जो कॉमनली यूज लिए जाते हैं, बेकिंग सोडा, ठीक है, सभी की नॉर्मल लाइफ में काम में आने वाला है। बेकिंग सोडा हो गया, वनीला हो गया और साल्ट हो गया, ठीक है, नमक तो सभी काम में लेते हो। एडिटिव्स आर यूज्ड इन फाइव फॉर फाइव रीजन। एडिटिव्स क्यों काम में लेते हैं? उसके 5 कारण हैं, ठीक है। पहला तो क्या है कि प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखता है ये, भाई प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखता है। दूसरा है इंप्रूव एंड मेंटेन न्यूट्रिशनल वैल्यू, न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको मेंटेन रखता है, इंप्रूव करता है। थर्ड वन इज टू मेंटेन पेलेटेबिलिटी, मतलब अगर फूड को हम प्रिजर्व कर रहे हैं, प्रिजर्व करके रख रहे हैं, बाद में भाई अभी कर देते हैं, बाद में काम में आ जाएगा, प्रिजर्व करके रख रहे हैं तो उसके लिए भी जरूरी है ये। नेक्स्ट वन इज टू कंट्रोल एसिडिटी एंड एल्कलाइनिटी, ठीक है। जैसे बेकिंग सोडा है, हम बेकिंग सोडा को ही ले लेते हैं, तो बेकिंग सोडा क्या है? एसिडिटी और एल्कलाइनिटी को कंट्रोल करता है। टू इनहेंस फ्लेवर और इम्पार्ट डिजायर्ड कलर, ठीक है, फूड कलर हम ऐड करते हैं,
ठीक है, रेड कलर हो गया, ठीक है, और अलग अलग कलर है वो हम ऐड करते हैं, तो वो भी क्या है, फूड एडिटिव्स ही होते हैं। कोई टेस्ट, इससे क्या होगा, टेस्ट अच्छा आएगा। ठीक है, फूड एडिटिव्स ऐड करने से टेस्ट अच्छा आता है, न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ती है, कंसिस्टेंसी बनी रहती है, खराब नहीं होता मतलब। ठीक है, जो फूड है वो खराब नहीं होता। अब मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, नेक्स्ट टॉपिक आता है, कैसे कैसे हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, क्या क्या मेथड है। तो इसके फूड प्रिजर्व करना ही क्यों है भाई, पहले तो ये बताइए। वो इसलिए करना है ताकि ये फूड है वो हम बाद में काम में ले सकें। ठीक है, इसलिए काम में लेते हैं। जैसे फ्रिज में रखते हैं हम, तो वो प्रिजर्वेशन ही तो हुआ, रात में रख दिया फ्रिज के अंदर और सुबह निकाल लिया, तो वो एक तरीके से क्या हो गया, प्रिजर्वेशन हो गया फूड का। तो इसको भी हमने दो क्लासेस में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज हाउस होल्ड एंड सेकंड इज कॉमर्शियल। हाउस होल्ड जो कि नॉर्मल घरों में काम में आता है, और कॉमर्शियल मतलब कि जो दुकान वगैरह होती है, शॉप वगैरह हो गई, कोई फाइनेंशियल जो भी कॉमर्शियल एरिया होता है उसमें काम में ले जाती है, तो वो हो गया। जैसे कौन कौन सी मेथड हो गए इसमें, आ गया हाउस होल्ड में कोल्ड स्टोरेज आ गया, ड्राइंग आ गया, स्मोकिंग आ गया, कैनिंग आ गया। इधर वही कैनिंग आ गया, फ्रीजिंग, केमिकल एंड इरिडिएशन आ गया। अब देखते हैं हम, फर्स्ट आता है फ्रीजिंग। तो फ्रीजिंग क्या होती है, फूड लाइक्स फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, फिश आर प्रिजर्व बाई फ्रीजिंग। फ्रिज के अंदर हम रख देते हैं तो प्रिजर्व रहता है, बाद में काम में आ सकता है। 8 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पे वेजिटेबल कैन बी सेव्ड फॉर 8 to 10 मंथ, लंबे टाइम तक काम में ली जाती है। इसलिए तो ये क्या है, कॉमर्शियल में आया है, इसलिए क्या है, कॉमर्शियल में आया है फ्रीजिंग। तो फ्रीजिंग में क्या है, अगर हम वेजिटेबल्स को 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रख दें टेम्परेचर पर, तो हम इसको 8 से 10 महीने तक सेव करके रख सकते हैं। मीट फॉर 3 मंथ्स, और जो मीट है उसको 3 महीने तक रख सकते हैं। स्मोकिंग की बात करते हैं, स्मोकिंग में मीट प्रिजर्व बाई दिस मेथड। स्मोकिंग में मीट को हम प्रिजर्व कर सकते हैं। स्मोकिंग जैसे कि धुआं, ठीक है, स्मोक की सहायता से हम उसको, स्मोक की हेल्प से प्रिजर्व करना, वो आता है स्मोकिंग में। इरिडेशंस, इरिडेशंस की बात करते हैं, जैसे व्हीट हो गया, पोटैटोस हो गया एंड अनियंस आर प्रिजर्व बाई इट। ये सभी इससे, आलू, गेहूँ, प्याज वगैरह सब हम इससे सेव करके रख सकते हैं। इरिडेशन बाई गामा रेज, क्या करते हैं इसमें, गामा रेज है वो गामा रेज काम में ली जाती है। इसमें गामा रेज काम में ली जाती है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देती है, नष्ट कर देती है, मार देती है। नेक्स्ट प्रोसेस आती है ड्राइंग की। क्या, ड्राइंग। ड्राइंग मतलब कि सुखाना एक तरीके से। तो डिहाइड्रेशन ऑफ द फूड रिमूव वाटर एंड इन द एब्सेंस ऑफ वाटर माइक्रो कैन नॉट बी ग्रो। क्या किया कि ड्राइंग मतलब क्या होता है, सुखाना होता है। तो उसमें से जो भी हमारे पास फूड है उसको डिहाइड्रेशन कर दो। डिहाइड्रेशन मतलब कि उसमें से पानी वगैरह है, वाटर है, वो रिमूव कर दो। एंड एब्सेंस ऑफ वाटर, और पानी की अनुपस्थिति में, एब्सेंस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर सकते। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए। अगले सेमेस्टर में आपके माइक्रोबायोलॉजी आएगी, उसमें आप पूरी माइक्रोब्स की ग्रोथ के बारे में पढ़ोगे, उसमें आएगा ये लाइन आपके। फ्रूट्स, फिशेज एंड मीट आर प्रिजर्व बाय दिस मेथड, इसको भी हम प्रिजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है केनाइन। क्या आता है, कैनिंग, सॉरी, कैनिंग्स। कैनिंग्स क्या होता है, फूड इज फर्स्ट फूड इज फर्स्ट स्टेलाइज एट हाई टेम्परेचर। सबसे पहले तो जो फूड है हमारे पास, खाना है, उसको हाई टेम्परेचर पर क्या करें, हम स्टेलाइज करें सबसे पहले। उसके बाद में उसको ठंडा करेंगे, शॉर्ट टाइम देन कूल्ड एंड फिल्ड इन द प्री स्टेराइल कंटेनर। ठीक है, पहले तो हमने क्या किया, उसको हाई टेम्परेचर पर स्टेलाइज में गर्म किया टेम्परेचर से, उसके बाद में हमने उसको कूल किया, थोड़े टाइम के लिए उसको ठंडा किया, और उसको फिर किस में रख दिया हमने, प्री स्टेराइल कंटेनर में रख दिया। इट इज़ यूज्ड फॉर फ्रूट्स, जूस, बेबी फूड, इनके लिए हम इसको काम में लेते हैं। ओके, अगली आपकी टॉपिक आता है पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क। पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क, ये भी एक प्रिजर्वेशन का ही मेथड मान सकते हैं इसको, पास्चुराइजेशन को। पास्चुराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग मिल्क टू स्पेसिफिक टेम्परेचर। अब वो स्पेसिफिक टेम्परेचर कौन सा है, वो है 60 डिग्री सेल्सियस। कुछ किताबों में 60 है, कुछ में 62 से 65 है, 64 है, तो आप जैसे आपको सही लगे ऑप्शन में आए तो 60 लिख दो। ठीक है, पास्चुराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग मिल्क टू स्पेसिफिक टेम्परेचर फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड देन कूलिंग इट क्विकली टू किल हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म विदाउट चेंजिंग इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू। ठीक है, क्या समझे, जैसे दूध को गर्म करते हैं अपन, गर्म करते हैं, फिर ठंडा करते हैं, फिर गर्म करते हैं, फिर ठंडा करते हैं, तो वो क्या है, पास्चुराइजेशन की प्रोसेस है। वही बात यहाँ पे आई है कि मिल्क को, दूध को स्पेसिफिक टेम्परेचर पर हम हीट देनी है, गर्म करना है, उसके बाद में क्विकली, तुरंत ही उसको क्या करना है, ठंडा करना है। ठीक है, तुरंत इसको क्या करना है, ठंडा करना है, क्विकली कूलिंग करना है। क्यों, जिससे क्या होगा, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मर जाएंगे बिना इसके न्यूट्रिशन वैल्यू चेंज के। इसमें जो गुण है, मिल्क में जो गुण है वो बने रहेंगे, केवल उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो जाएंगे, जो कि पैथोजेंस वगैरह वो मर जाएंगे। इट इज मेथड ऑफ स्टेलाइजेशन, एक स्टेलाइजेशन की मेथड होती है। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम बॉइलिंग, बॉइलिंग से डिफरेंट होता है ये। अब जो हम नॉर्मली दूध उबालते हैं, नॉर्मली जो बॉइलिंग करते हैं कोई भी चीज़, उससे बिल्कुल अलग होता है। कैसे अलग होता है, अभी देखते हैं इसमें। सबसे पहले तो इसका नाम पास्चुराइजेशन नहीं क्यों रखा, क्योंकि सबसे पहले लुईस पास्चर है, उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था, डिस्कवर्ड किया था, इसलिए इसका नाम पास्चुराइजेशन रख दिया पास्चर के नाम पर। पास्चुराइजेशन इज द सिंपलेस्ट, सेफेस्ट एंड चीपेस्ट मेथड ऑफ प्रिजर्व मिल्क। सबसे सीधा, सिंपल है, सेफ है
और सबसे सस्ता मेथड कौन सा है, चीपेस्ट मेथड है वो पास्चुराइजेशन है, मिल्क को प्रिवेंट करने का। टेम्परेचर मैंने बताया आपको 60 डिग्री होता है नॉर्मली, बाकी इसके अराउंड इसके आसपास भी कुछ कुछ किताबों में 64 है, कुछ में 62 है, तो वो आप देख ले, मैंने यहाँ पे 60 लिख लिया। बॉइलिंग की और पास्चुराइजेशन में डिफरेंस देख लेते हैं भाई, दोनों में मेथड में क्या क्या अलग अलग चीज़ें हैं। तो बॉइलिंग करेंगे, अगर हम मिल्क को बॉइल करेंगे तो उसमें से तो सारे बैक्टीरिया वगैरह है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे ऑल, जबकि पास्चुराइजेशन में केवल हार्मफुल होंगे। ठीक है, बॉइलिंग में तो हार्मफुल भी हो जाएंगे और जो यूजफुल है वो भी हो जाएंगे डिस्ट्रॉय, जबकि इसमें पास्चुराइजेशन में केवल हार्मफुल होंगे। ओके, सेकंड पॉइंट इज विटामिन आर डिस्ट्रॉय, बॉइलिंग में पूरे विटामिन से वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और पास्चुराइजेशन में ऐसा नहीं होगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा। बॉइलिंग में टेस्ट चेंज हो जाएगा, कॉम्पोजिशन ऑफ फूड वगैरह सब चेंज हो जाएंगे, न्यूट्रिशन वैल्यू वगैरह, जबकि पास्चुराइजेशन में कुछ भी चेंज नहीं होगा, अगर होगा तो मिनिमम चेंज होगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत भाई, इतनी आसान लैंग्वेज में समझा रहे हैं आपको, इजी नोट से, तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ठीक है, आईसीडीएस, आईसीडीएस, आईसीडीएस क्या होता है? आईसीडीएस स्कीम लॉन्च्ड 2 अक्टूबर इन 1975, 2 अक्टूबर 1975 को आईसीडीएस है वो स्कीम लॉन्च की गई। आईसीडीएस इस एम, आईसीडीएस का एम क्या है, उद्देश्य क्या है इसका, कि प्री स्कूल एजुकेशन एंड ब्रेकिंग द विक्टिम सर्कल ऑफ माल न्यूट्रिशन, मोर्बिडिटी, इंप्रूव लर्निंग कैपेसिटी एंड रिड्यूस मोर्टेलिटी। ये इसका क्या है, पर्पज है, उद्देश्य इसका, एम है इसका, कि भाई एक तो प्री स्कूल चिल्ड्रन वगैरह उसको एजुकेशन दें, माल न्यूट्रिशन से अगर कोई विक्टिम सर्कल ऑफ कोई सर्कल है बहुत सारे चिल्ड्रंस का, उस वो माल न्यूट्रिशन है तो उस सर्कल को तोड़ना। ठीक है, मतलब कि सबको एक तरीके से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। मोर्बिडिटी हो गया, इंप्रूव लर्निंग, उनकी लर्निंग को इंप्रूव करना, कैपेसिटी वगैरह इनको इंप्रूव करना, और रिड्यूस मोर्टिलिटी, मोर्टिलिटी को रिड्यूस करना ही इसका क्या है, एम है। ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आता है, फर्स्ट ऑफ किसके लिए काम में ली जाती है, तो ये एक तो चिल्ड्रन के लिए काम में ली जाती है। कौन से चिल्ड्रन, 0 से 6 साल तक के। टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल हेल्थ स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन, एक तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो गया कि चिल्ड्रंस वगैरह है उनके न्यूट्रिशनल और हेल्थ स्टेटस को इंप्रूव करना। ले फाउंडेशन ऑफ फॉर प्रॉपर साइकोलॉजिकल, फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट, उनका डेवलपमेंट करना। रिड्यूस मोर्टेलिटी, मोर्बिडिटी, माल न्यूट्रिशन इन स्कूल ड्रॉप आउट, ठीक है, इनको रिड्यूस करना। प्रमोट इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसीज फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट। इनहेंस द कैपेबिलिटी ऑफ मदर्स टू टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन, उनके बच्चों का क्या है, ध्यान रखना। तो एक तो ये किसके लिए, चिल्ड्रन के लिए काम मिल जाती है। कौन से चिल्ड्रन, 0 से 6 साल तक। सर्विस, क्या क्या सर्विस देते हैं हम इसमें, सर्विस का सर ऐसा है, इसमें हम आईसीडीएस में क्या क्या सर्विस देते हैं, तो पहला तो हम न्यूट्रिशन अच्छे तरीके से हम उसको न्यूट्रिशन देते हैं, वेल न्यूट्राइल न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं हम उसको। इम्यूनाइजेशन करते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम इम्यूनाइजेशन करते हैं, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वगैरह। हेल्थ चेकअप कराते हैं, पूरा हेल्थ चेकअप कराते हैं। प्री स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। ओके, 0 से 6 साल के जो चिल्ड्रन है उनको। ओके, आगे आता है मिड डे मील, नाम सबने सुन रखा है, मिड डे मील सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूलों में खाना देते हैं। ठीक है, बच्चों को जो खाना प्रोवाइड करते हैं वो होता है मिड डे मील प्रोग्राम। अब वो करते क्यों है, होता क्या है उसमें, द मिड डे मील प्रोग्राम इज अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव in India that provide free cooked lunch to school children in government and government aids schools। ठीक है, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एड्स स्कूल से उनमें क्या करना है, पका हुआ खाना प्रोवाइड करना है फ्री में। ओके, अब इससे क्या होगा, ये खाना देने से होगा क्या, देखो नॉर्मल सी बात है, खाना देंगे हम तो आप खुद लगाओ। देखो एक तो उनकी क्या है कि सब जाएंगे बच्चे कि अरे खाना खाना मिलेगा वहाँ पे, चलो, तो एक तो उनकी अटेंडेंस या एनरोलमेंट है वो इंक्रीज होगा, सरकारी स्कूलों का, गवर्नमेंट स्कूलों का। ठीक है, सेकंड इज उनकी न्यूट्रिशन, बच्चों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड होगा। ठीक है, देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ एमडीएम, मिड डे मील का क्या प्रिंसिपल है। द कॉस्ट ऑफ मील शुड बी लो, पहली चीज तो जो खाना है उसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड इज द मील शुड बी इजीली प्रिपेयर्ड इन स्कूल, जल्दी से स्कूल में बन जाए, ये नहीं कि उसमें टाइम लगे, जल्दी से स्कूल में बन जाए, क्योंकि वो खाना है जो हम स्कूल में बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं। लोकल फूड शुड बी इंड्यूस्ड इन द डाइट, जो लोकल फूड है वो भी हमें इंड्यूस करना रहता है उसमें, यानी कि फिक्स एक राइस है तो बस राइस ही देंगे हम। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, पूरा लोकल फूड्स वगैरह सब ऐड करेंगे उसमें। द मील शुड बी सप्लाई 1/3 ऑफ टोटल कैलोरीज एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, मतलब कि उस मील में उस जो भी खा रहा है, जो भी खाना खा रहा है, जो भी बच्चा है, उसका 1/3 भाग उस मील से पूरा हो सके, न्यूट्रिशन का 3 में से 1 हिस्सा उस मील से पूरा हो सके। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, वही ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं, फिर इसके उपाय या फिर फायदे क्या क्या है। तो पहली चीज तो इंप्रूव न्यूट्रिशन एंड स्टेटस ऑफ स्कूल के जो चिल्ड्रन है उनके न्यूट्रिशनल स्टेटस इंप्रूव होंगे, पहली चीज। दूसरी की
इंक्रीज स्कूल एनरोलमेंट एंड अटेंडेंस, अभी बताया मैंने कि भाई खाना मिल रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जाएंगे, स्कूल का अटेंडेंस है वो ज़्यादा होगा, एनरोलमेंट ज़्यादा होगा, ज़्यादा एडमिशन कराएंगे। टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल एजुकेशन प्रोवाइड होगा। री ओरिएंटेशन ऑफ ईटिंग हैबिट्स, सही तरीके से खाना खाने की या फिर पूरा खाने की उसको हैबिट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि अलग अलग हम उसको फूड है वो प्रोवाइड कराएंगे। ओके, इसी के साथ ये लेक्चर कंप्लीट होता है। कंप्लीट न्यूट्रिशन हमने बेसिक से लेकर कंप्लीट सिलेबस कर लिया है एक ही क्लास में। अगर इसको कोई देख भी रहा है, देख रहे का मतलब है कि अगर किसी ने पहले पढ़ लिया फिर भी देख रहा है तो भी उसके लिए एक तरीके से रिवीजन क्लास हो गई, और अगर किसी ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो उसके लिए भी एक क्या है, पूरी क्लास हो गई। ये पढ़ लीजिए, आप 100% पास हो गए, गारंटी है, क्योंकि क्वेश्चन इसी में से आते हैं ज़्यादातर, ठीक है, क्योंकि हमने क्या है, पूरे एक तरीके से पूरा टॉपिक क्लियर करा दिया है। कोई ऑलमोस्ट थोड़े बहुत ही टॉपिक बचे होंगे जो कि इंपॉर्टेंट नहीं होंगे या फिर नहीं आते होंगे, ठीक है। तो लेक्चर कैसा लगा कमेंट जरूर करें। बीएस नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर की क्लास न्यूट्रिशन की कंप्लीट क्लास होती है, बायोकेमिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। मिलते हैं लेक्चर में। राधे।